तो दोस्तों इंटरनल ऑडिट को हम करते हैं कंटिन्यू। अब हमने देखा है बहुत सारा चीज़। अब जो हम देखेंगे ना वो इतना इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन नहीं है, तो क्या करो फटाफट रीड मार के आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए भाई साहब वर्थ नहीं करता है। देखो मॉड्यूल में ना एक दो पैरा इधर उधर आ जाता है तो उसको हमको कवर करना पड़ता है नोट्स में। तो नोट्स में नहीं कवर करेंगे तो बच्चे पूछेंगे सर ये तो आपके बुक्स में था ही नहीं। तो इसकी वजह से हमको कुछ कुछ पार्ट से ना ऐसा डालना पड़ता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा बने नहीं है। तो इसको सिर्फ है ना तुम रीड मारो, दिमाग में रहने दो कि ऐसा अगर कुछ चीज़ था भी, अगर एग्जाम में सीधा आता है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ था भी। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन के लिए बहुत सारा पेपर है। ठीक है, टेंशन मत ले लो। नहीं आता है ऐसी फालतू की चीज़ें, ऐसे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास है ना पूछने के लिए भाई ऐसे 600 पूरा का पूरा ऐसे 600 पड़ा है। ठीक है, तो वो तो हम करेंगे आगे जाके। तो जब तक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं आता है ना हम थोड़ा खींचने की, थोड़ा सा लिटिल लिटिल खींचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। तो भाई साहब यहाँ पे तुम्हारे पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो तुमने ओसीएम में पढ़े हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन भी तुमने पढ़े हैं, लेकिन तुमको अभी याद नहीं आते। तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिए ना भाई उन्होंने, उन्होंने क्यों दिए? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर एक याद रखने की चीज़ होती है क्या? मैनेजमेंट को आपको पता है ना, मैनेजमेंट क्या होता है? हर चीज़ को तुम क्या करते हो, मैनेज करते हो, वो तुम्हारा मैनेजमेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको है ना, आपको डैम बांधना है, चलो बड़ा टास्क, डैम बांधना है। तो डैम बांधने के लिए आपको मैनेजमेंट करना है, आपको मैनेज करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले प्लान करोगे, ब्लूप्रिंट निकालोगे कि भाई साहब डैम कैसे बांधना है। अच्छा जी, फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे, सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज वगैरह करोगे। फिर उसके ऊपर लोग चाहिए तो लोगों को इकट्ठा करोगे, स्टाफिंग करोगे एंड फिर उनको दिशा दोगे कि भाई साहब ये रिसोर्सेज है, ये लोग हैं, तुम क्या करो इसको ले लो और तुम क्या करो, डैम बांध लो। एंड तुम बाद में जाके सिर्फ क्या करोगे, कंट्रोल करोगे कि ऐसी चीज़ होती है वैसी चीज़ होती है। यही तुम्हारा एक्टिविटीज़ है भाई साहब, यही तुम्हारे फंक्शन है। ऐसे फालतू के फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, प्लान करो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाओ, फिर ऑर्गेनाइज करो, रिसोर्सेस वगैरह सारी चीज़ें क्या करो, ऑर्गेनाइज करो। उसके बाद में स्टाफिंग, लोगों को इकट्ठा करो एंड लोगों को उसके ऊपर लगा दो, मतलब उनको दिशा दे दो कि भाई साहब कैसे कैसे काम करना है। डायरेक्ट करो, डायरेक्टिंग एंड उसके बाद कंट्रोल करो। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट का मतलब अल्टीमेटली क्या है, तुमको एक गोल दिया है, एक ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, डैम बांधने का है। ठीक है, तो डैम बांधने का है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा। तो तुम्हारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं ना, उसका एक बेस्ट यूज़ करना है, तुमने अच्छे से यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है एंड उसमें से आउटपुट निकालना है, उसमें से आउटपुट निकालना है। यही तुम्हारा मैनेजमेंट होता है। तो जितना तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, उसमें से कितना अच्छे से अच्छा आउटपुट निकालते हो ना, यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा मैनेजमेंट होता है। तो ठीक है, अब समझो। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज आर कंडक्टेड इन अ मैनर दैट its goals and objectives are attained through optimum utilization of all available resources। मतलब उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स अटेन किए जाते हैं थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन लीगल, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट। मतलब क्या, तुम जो भी चीज़ कर रहे हो ना वो तुम्हारे लीगल दायरे में आने चाहिए, लीगल के दायरे में आने चाहिए, इकोनॉमिक के दायरे में आने चाहिए, एनवायरमेंटल के दायरे में आने चाहिए, ये सबको सोशल। तो सोशल लाइफ से बाहर जाके तुमने कोई चीज़ नहीं करनी है। जो जो तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट अवेलेबल है ना, उसमें ही तुमने जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका ही तुमने क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट फंक्शन इज अ सेट ऑफ 5 जनरल फंक्शन, जो तुम्हारा क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड तुम्हारा क्या है आखिरी में कंट्रोलिंग। तो ये जो पहले चार है ना, ये क्या बात करते हैं, एक क्रिएट एंड ग्रो स्टेक होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, तो इसका मतलब तुम क्या, जब तक डैम बंद रहा है ना तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ग्रो हो रहा है ना, तो इसकी वजह से क्रिएट एंड ग्रो स्टेक होल्डर्स वेल्थ एंड कंट्रोलिंग क्या करता है, प्रिजर्व करता है स्टेक होल्डर की वेल्थ। तो ठीक है, ये सिंपल सी बातें आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट देखो, पॉइंट क्या है तुम्हारा, इंटरनल ऑडिट एज ए मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैनेजमेंट फंक्शन तुमने लिख लिया, अब तुमको इंटरनल ऑडिट लिखना है। ये तो तुमको पता है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसका डेफिनेशन में तुमने क्या देखा था, इंडिपेंडेंट अश्योरेंस होता है ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड तुम्हारा क्या था, गवर्नेंस एंड साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वाला। तो ये पॉइंट तो तुम्हारा ऊपर है, स्टार्टिंग में जाके देखो, एकदम स्टार्टिंग में यही से हमने शुरुआत करी है। तो ये पॉइंट तो तुम्हारा सेम टू सेम ऊपर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सी 3 चीज़ें आती है, वही 3 चीज़ें। कौन सी? इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड तुम्हारा गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो नीचे पॉइंट है ना, इंटरनल ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू, ये इसी को रिलेट करते हैं। जैसे कि क्या, रिस्क मैनेजमेंट, देखो आखिरी वाला पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का है, इंटरनल कंट्रोल का बीच वाला पॉइंट है एंड इवेल्युएट मैनेजमेंट एक्टिविटीज मतलब गवर्नेंस वाला पॉइंट है। ठीक है, तो गवर्नेंस के लिए तुमने क्या देखा, इवेल्युएट मैनेजमेंट एक्टिविटी, रिकमेंड इंप्रूवमेंट थ्रू इंटरनल कंट्रोल एंड एडवाइस
मैनेजमेंट ऑन हाउ इफेक्टिवली मैनेज बिजनेस और ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, अगर नहीं याद आता है ना तो भी कोई बात नहीं है, जितना तुमको पता है ना वही चीज़ें लिख लो। तो ऐसा एक्सेप्टेड नहीं है कि भाई साहब, एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा कि तुम वही चीज़ें सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके याद रखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, यहाँ पे इतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा एग्जाम में। तो इसको है ना ज़्यादा ऐसा टेंशन में मत ले लो, इसको चिल आउट में कर दो। ठीक है, फिर तुमने क्या सबसे पहले तुमने क्या लिखना है, मैनेजमेंट फंक्शन लिखा, उसके बाद में इंटरनल ऑडिट लिखा। अब इसको कंबाइन करके तुम क्या कर लो, इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल लिख लो। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। तुम इसको रटते बैठोगे ना तो कॉस्ट बेनिफिट का फिर से वांदा हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट एंड फिर इंटरनल ऑडिटर, दो चीज़ आती है। तो इंटरनल ऑडिट प्ले करता है वाइटल रोल इन मैनेजमेंट कंट्रोल फंक्शन। उससे हेल्प क्या होती है, एक तो तुम्हारा रिस्क जो है ना उसको मिटिगेट करने के लिए हेल्प हो जाती है। टू एस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट सिस्टम को बिठाएंगे एंड प्रोसेस टू द मिटिगेट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस टू मिटिगेट रिस्क। तो रिस्क को कम करने के लिए तुम क्या करोगे, अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसेस को बिठाओगे एंड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी। ठीक है, ये इंटरनल ऑडिट का काम होता है। इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, फिर इंटरनल कंट्रोल को अच्छे से मैनेज करने के लिए क्या करेगा, गैप को आइडेंटिफाई करेगा, वीकनेस को आइडेंटिफाई करेगा इंटरनल कंट्रोल में। फिर क्या करेगा, उसका रूट कॉज देखेगा कि भाई साहब यहाँ पे वीकनेस क्यों हुआ है, ये गैप किस वजह से, तो रूट कॉज क्या है तुम्हारा कंट्रोल इश्यूज का। एंड उसके बाद में सजेशन देगा, रिकमेंडेशन देगा कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, ये फिर से तुम्हारा रीड वाला पॉइंट आता है इसमें 5 स्टेप्स। तो 5 मार्क के लिए तो आराम से आ सकता है, लेकिन भाई साहब पूछा नहीं है कभी, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इतना है ही नहीं, दम नहीं है। ठीक है, दिखने में है लेंदी बट दम नहीं है, क्योंकि परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, तुम ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करने जाते हो ना भाई साहब, क्या देखते हो, सबसे पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा जी, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद में प्लान करते हो, परफॉर्म करते हो, रिपोर्ट करते हो। ठीक है, प्लान करते हो, परफॉर्म करते हो, रिपोर्ट करते हो, यही चीज़ होती है ना, यही चीज़ होती है। तो यही तुम्हारे स्टेप्स है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप ऐड किया है कि गैदर एविडेंस, गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो कोई स्टेप्स में तो दम है ही नहीं है। ठीक है, तुम ये मत बोलो कि भाई साहब स्टेप्स है ऐसा ही लिखना है, नहीं, स्टेप्स में तो दम है ही नहीं है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करोगे, अंडरस्टैंड करने के बाद प्लान करोगे, प्लान करने के बाद तुम क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करने के बाद रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे प्लान एंड परफॉर्म के बीच में तुम क्या करो, इन्फॉर्मेशन जो तुमको चाहिए उसको ऑब्टेन करो। ये सिंपल सी बात आती है। सर अभी इसमें जो अंदर दिए गए पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट है क्या, उसको ऐसा है का ऐसा लिखना है क्या, नहीं भाई, किसने बोला है, किस भगवान ने बोला है कि ऐसा का ऐसा लिखना है। तू एक बार रीड कर ले, जितने पॉइंट तेरे को याद होते हैं ना उतने पॉइंट तू याद रख ले, नहीं होते तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, तू दिमाग लगा सकता है ना। अभी तेरे को काम क्या करना है, तेरे को काम करना है इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, तेरे को काम करना है इंटरनल ऑडिट का, तुझे परफॉर्म करना है इंटरनल ऑडिट। अभी तुझे देखना है कि इंटरनल ऑडिट करते समय तुझे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि भाई साहब एंटिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। उसके बाद तुझे प्लान करना है, उसके बाद तुझे परफॉर्म करना है, एंड उसके बाद तुझे रिपोर्ट करना है। तो उसके रिलेवेंट वो एक तो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी में तू कैसे अंडरस्टैंडिंग करेगा ऑप्टेन, प्लान करते समय तू क्या किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा, फिर परफॉर्म करते समय क्या करेगा, एंड यहाँ पे रिपोर्ट करते समय कैसे कैसे रिपोर्टिंग होगा, ये सारा चीज़ तुझे देखना पड़ेगा। अब एक बार रीड कर ले, तेरे को आइडिया आ जाता है, वो आइडिया को दिमाग में रहने दे, एंड उसके बेसिस पे तू क्या कर ले, आगे फॉरवर्ड कर ले। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट तो देख कि भाई साहब तेरे पास में क्या चीज़ है, तू अंडरस्टैंड कैसे करेगा एंटिटी को। अंडरस्टैंड करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का नॉलेज ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब तू दिमाग लगा, एंड बिजनेस को नॉलेज के लिए तू क्या क्या करेगा, क्या क्या देखेगा। सर सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तुम्हारा एओए एमओए जो भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, कुछ प्लान पॉलिसी जो भी तुम्हारे पास प्लान पॉलिसी वगैरह मिल जाते हो। फिर वो बिजनेस देखेंगे कि कहाँ पे कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट हो रहा है, सारी चीज़ें जनरल तुम बताओ ना भाई साहब, कैसे ऑप्टेन करोगे, बिजनेस कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट हो रहा है, इंडस्ट्री कौन सा है, वो इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटर कौन सा है, रेगुलेशंस क्या क्या एप्लीकेबल हो जाते हैं, वो क्या क्या परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ से रेफरेंस उठाओ, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिजनेस का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कौन सा उसका ईआरपी है, कौन सा उसका एप्लीकेशन है, कैसा उसका आईटी सिस्टम वर्क होता है। फिर इंफॉर्मेशन ले लो बोर्ड से, मैनेजमेंट से, फिर उसका विजन देखो, मिशन देखो, सारी चीज़ें भाई साहब लिख लो। जनरल चीज़ें है ना, बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना है तो करो भाई साहब। ठीक है, एक बार रीड मारो, आगे बढ़ो, बात खत्म। गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम की स्टेक होल्डर, जैसे बोर्ड हो गया, मैनेजमेंट हो गया। फिर अगेन इंसाइट इनटू ऑर्गेनाइजेशन मिशंस, विजन, ऑपरेशंस, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, ये सारी चीज़ें देखो। रिव्यू की बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन लाइक एसओपीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ में एओए देखो, एमओए देखो, किसने रोका है भाई साहब, देख लो।
अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, ईआरपी सिस्टम, एमआईएस वगैरह। एमआईएस क्या होता है तुम्हारा, बताइए किसको पता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली हम क्या करते हैं, ऑडिटर ही देते, बहुत सारे इंटरनल ऑडिटर ही जनरली क्या करेगा, एमआईएस वगैरह देता है। लेकिन बहुत सारे केस में क्या करता है, एंटिटी अपना खुद का एमआईएस वगैरह बनाता है, ठीक है। ये एमआईएस भी तुम्हारा स्कोप में आ जाता है, मतलब डिपेंड करता है ना अभी क्या होता है। तो मैंने तो एमआईएस बनाया भाई सब मैनेजमेंट के लिए एज ए इंटरनल ऑडिटर। तो हम क्या करते हैं, पूरा एफएस आता है ना, वो एफएस के हिसाब से हम क्या करेंगे, एफएस को सिर्फ ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर मैनर में हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करते हैं, ताकि इससे तुम्हारा डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक अच्छे से तरीके से, ठीक है। एंड फिर तुम क्या कर लो, लॉज एंड रेगुलेशन वगैरह देख लो। तो ये बेसिक बेसिक बातें तुमने क्या करनी है, देखनी है। एंड यहाँ पे तुमने क्या करना है, ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया है तुमने, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया है। अब तुमको करना है प्लानिंग। अब बात आती है प्लानिंग की, तो परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग। तो यहाँ पे क्या आता है, जो हमने ऑडिट प्लान में देखा था ना, हमने प्लान में क्या देखा था कि हम किसका अप्रूवल लेते, किसका कंसल्टेशन लेते, टीसीडब्ल्यूजी एंड तुम्हारा ऑडिट कमेटी का, ठीक है। तो टीसीडब्ल्यूजी कौन है, हमारा बोर्ड है, बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी। तो देख भाई सब, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग, तो यहाँ पे तूने क्या देखना है, यहाँ पे तूने क्या देखना है, ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड नीड टू अप्रूव स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्योंकि भाई वो ही डिसाइड करेंगे ना, वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि भाई तूने काम कितना करना है, कितने लेवल पे तूने काम करना है। शेयर डिटेल ऑडिट प्लान विद केएमपी एंड प्लान द शेड्यूल, ठीक है। तो प्लान क्या है तुम्हारा, वो डिटेल में तुम क्या कर लो कि मैनेजरियल पर्सन को तुम क्या कर लो, भेज दो, एंड शेड्यूल को प्लान कर लो। अभी ये करते समय इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करने से पहले तुम क्या कर लो, ओपनिंग मीटिंग ले लो। देखो, कंडक्ट ओपनिंग मीटिंग विद स्टेक होल्डर बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, ताकि तुम क्या करो, उनको बता सको कि भाई साहब हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको ये हमारा प्लान है, तो ये प्लान के हिसाब से हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तुमको बता दो, तुम उनको बता दो, ताकि वो क्या करे, वो प्रिपेयर हो जाए कि उनको किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन वगैरह तुमको देनी है। एंड इंटरनल ऑडिट मैनेजर्स प्रिपेयर अ वर्क प्लान कंसिडरिंग मेजर रिस्क एंड ऑडिट चेक्स। दिस प्लान नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, या फिर सिया जो तुम्हारा हेड है ना, उसका अप्रूवल लगेगा। मतलब अगर इंटरनल ऑडिट मैनेजर ने प्रिपेयर किया है वर्क प्लान, किसका कंसिडर करता है, जहाँ पे मेजर रिस्क है एंड ऑडिट चेक्स है। तो जहाँ जहाँ पे मेजर मेजर रिस्क है ना भाई, बहुत बड़ी बड़ी लेवल पे कुछ तो साजिश की जा रही है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, रिस्क हो सकता है, एंड ऑडिट चेक्स है, तो वहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, सिया का क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। बात खत्म, बात खत्म। उसके बाद में एक पॉइंट आता है, तुमको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है जो रिक्वायर है। अभी तुमने उनको मांगा तो है ना भाई साहब, तुमने उनको मांगा तो है कि इन्फॉर्मेशन हमको क्या क्या चाहिए, अब क्या कर लो तुम, अब तुम क्या कर लो, ऑब्टेन कर लो। तो देखो भाई, ऑब्टेन कर लो, ऑब्टेन रिक्वायर इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई इट्स करेक्टनेस एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद में तुम क्या करो, एम टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जहाँ पे भी पॉसिबल है तुम क्या कर लो, सीधा सोर्स से इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मिल जाती है ना। क्योंकि हमने देखा है ऑडिट एविडेंस में, हमने देखा है ऐसे 500 में, कि अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। प्लान एंड रिक्वेस्ट एनी इंटरिम इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑडिट चेक्स इन एडवांस। तो तुम क्या कर लो, प्लान कर लो एंड रिक्वेस्ट कर लो कि अगर तुमको कुछ इंटरिम इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको तुम एडवांस में ही तुम क्या कर लो, प्लान एंड रिक्वेस्ट कर लो, बात खत्म। तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर जो है ना, उसको ऑब्टेन कर लो एंड उसका करेक्टनेस वगैरह चेक कर लो। तो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बनते भाई साहब, पॉइंट ही नहीं बनते। मेरे दम तो एक ही बात में है कि ऑब्टेन करो जो तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो उन्होंने ऐसे ही पॉइंट डालने के लिए ऐड कर दी है, ठीक है। तो अभी तक कुछ देखा है कि हमने ऐसा रॉकेट साइंस वाला कुछ है क्या, फालतू सी चीज़ आती है ना भाई, क्या करेगा, प्लान करेगा, प्लान कर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेगा, प्लान करेगा एंड इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। अभी तक परफॉर्मेंस पे हम पहुंचे भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आती है। उसके बाद में अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की। ओ भाई अभी खतरनाक है, अभी थोड़ा सा स्लाइडली, क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे सी आता है, सिया मतलब स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। तो ये जो सिया है ना, तो यहाँ पे तुमको हो सकता है कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक सवाल पूछे कि ये सिया किसको किसको एप्लीकेबल हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने सिया याद होते हैं ना, उतने सिया हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा सिया देखा था, हमने देखा था 210, ठीक है। सर कहाँ पे देखा था 210, देखो याद होता है तो देखो, एक एक काम करते हैं अपन, क्या करेंगे, एक जगह पे नोट डाउन करते हैं सारे सिया को, ठीक है।
तो ये या सिया क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ही है, जैसे तुम्हारे ऐसे होते हैं वैसे ही तुम्हारे इंटरनल ऑडिट के ऊपर स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास जितने भी सिया होते हैं ना, हम क्या करेंगे उसको, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख कर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने किया था 210, एकदम ऊपर है, देखो तुमको मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिया 210, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो सिया हमारे पास है 210, ठीक है। तो यहाँ पे सिया 210 के बारे में बात होती है। सिया 210 किसके बारे में बात करता है, सिया 210 बात करता है मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शंस। तो मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शंस बोलो या फिर एक्टिविटीज़ बोलो। अच्छा जी, उसके बाद में हम सीधा अभी आते हैं, हम जहाँ पे पढ़ रहे, हमने क्या देखा है अभी, हमने सिया 310 देखा है। सिया 310 जहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑडिट प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। फिर आता है तुम्हारा सिया 5, किसके बारे में बोलता है, सैंपल के बारे में बोलता है। फिर आता है तुम्हारा सिया 6, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है। फिर बात आती है, फिर तुम्हारी क्या बात आती है, तुम्हारे पास आता है सिया 320, किसके बारे में बात होती है, ऑडिट एविडेंस के बारे में। फिर तुम्हारे पास सिया 300 330 था ना, है ना इधर, 330 है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। फिर तुम्हारा 340 नहीं है ना, 350 है, 40 है क्या यहाँ पे, 350 इंटेरिम रिपोर्ट के बारे में बात करता है। सिया 360 कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद 370 रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू स्टेक होल्डर। एंड फिर तुम्हारा 380 एक रहेगा नीचे, कहाँ पे है, सॉरी नहीं, हाँ 370 ही था। ये रिपोर्टिंग रिजल्ट के बारे में ही हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे। तो देखो ये नोट डाउन करके रख लो। अगर इन केस देखो पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, ये मैं कहता हूँ, बट ठीक है, अभी एक एंड मोमेंट पे तुम एक नज़र डाल सकते हो इसमें। ठीक है, एंड मोमेंट पे क्या कर सकते हो, इसके ऊपर नज़र डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर जमता है तो देख लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई इतना इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम थे परफॉर्मिंग में, हम क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्म को समझो, हम क्या करेंगे, देखो इसको पढ़ो अच्छे से, जितना समझता है ना उतनी अच्छी बढ़िया बात है। व्हेन नेसेसरी सिलेक्ट सैंपल फॉर द रिव्यू अकॉर्डिंग टू सिया 5। अच्छा जी, तो बात क्या कर रहे हैं, सैंपल सिलेक्ट करना है तो 5 के हिसाब से। कलेक्ट ऑल डेटा एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसेस, तो ये सिया 6 के हिसाब से बात कर रहा है। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड आउटलायर्स, कंडक्ट डिटेल ऑडिट टेस्टिंग एज पर द वर्क प्लान, इंश्योर एडिक्वेट एंड सिक्योर एविडेंस कलेक्शन 320 के हिसाब से। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाई ऑडिट इशू एंड कंट्रोल गैप, इशू इंटरिम रिपोर्ट आफ्टर रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म्ड, एंड उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन करो।
इंटरनल ऑडिट वर्क पेपर्स एज पर तुम्हारा ऐसे सॉरी सिया 330, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखना ही है ना तो समझना है तो इतना समझो कि मोटा मोटी लेवल पे क्या प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। एक तो तुम सैम्पलिंग तो करोगे, ठीक है, सैम्पलिंग तो करोगे एंड साथ में एनालिटिकल प्रोसेस भी परफॉर्म करोगे। उसके बाद में डिटेल में भी टेस्टिंग करोगे, वाउचिंग वगैरह भी तुम क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। तो वाउचिंग वेरिफिकेशन हो तो तुमने करना ही है, लेकिन उसके लिए तो तुमको सैंपल वगैरह तो चाहिए। तो सैंपल वगैरह कर लो, एनालिटिकल प्रोसेस पर कर लो, उसके बाद में तुम क्या कर लो, डिटेल में टेस्टिंग कर लो। जो भी तुम्हारा प्लान है उसके हिसाब से तुमको क्या मिलेगा, तुमको सबूत मिलेगा, तुमको एविडेंस मिलेगा। एविडेंस जैसे ही तुम्हारे पास आता है तुम क्या कर लो, एविडेंस को चेक कर लो एंड देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या इशू आते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या गैप आते हैं, कंट्रोल्स में कहाँ कहाँ पे गैप है एंड क्या क्या इशू आते हैं। जो जो तुमको इशू आते हैं ना उसको क्या कर लो इंटीरियम रिपोर्ट में। इंटीरियम रिपोर्ट कौन सा होता है, जब तुम्हारा फाइनल रिपोर्ट होता है ना उसके बीच में तुम क्या करते हो, इंटीरियम रिपोर्ट देते हो। तो इशू इंटीरियम रिपोर्ट्स आफ्टर रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन तो तुमने करना ही करना है सारे वर्क पेपर का, ठीक है भाई। इसको पूरा रटने की जरूरत है नहीं है, एक दो बार समझो दिमाग में जाएगा कि प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि तुम क्या करोगे, तुमको डिटेल में टेस्टिंग करना है, वाउचिंग वेरिफिकेशन पूरा करना है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सैंपल तुम सिलेक्ट करोगे। तो सैंपल सिलेक्ट करके तुम क्या करोगे, तुम डिटेल में टेस्टिंग करोगे। लेकिन उसके उसके साथ में तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में तुमको एनालिटिकल प्रोसेस भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करके तुम क्या करोगे, एविडेंस को गैदर करोगे। एविडेंस को तुम क्या करोगे, गैदर करोगे। उसके बाद में क्या बात आती है, इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लो, कंट्रोल गैप्स कहाँ कहाँ पे है एंड एक इश्यूज एंड गैप्स जो है ना उसको तुम क्या कर लो, रिपोर्ट में दे दो। लेकिन फाइनल रिपोर्ट जानने से पहले तुम क्या दोगे, इंटीरियम रिपोर्ट इशू करोगे एंड तुम्हारा क्या होगा, जो भी तुम करोगे उसको डॉक्यूमेंटेशन तुमको करना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात आती है, कुछ दम नहीं है उतना, बस सिया के जो नंबर है ना उसको मुश्किल है आपको याद हो जाएंगे क्योंकि इतने सारे तो नंबर है। तो भाई साहब थोड़ा अगर कोशिश करते हो ना, थोड़ा बहुत हम देखते कि कुछ रिलेट हो सकता है क्या। तो देखो देखो कैसे, जैसे कि तुम्हारा सैंपल यस से आता है एंड यस से तुम्हारा 5 भी बनता है, ठीक है। सैंपल एंड तुम्हारा 5, ठीक है। तो 5 से यस बनता है तो यस से सैंपल तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिलेट करने कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये 6 है ना तुम्हारा, तो 6 जो है ना ऐसा, इसको अगर तुम मिरर में देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये 6 है ना, इसको तुम ऐसा आईने में देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा। तो ए क्या है, ए है तुम्हारा। ए से क्या आता है तुम्हारा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कोशिश करते ना भाई साहब, क्या जाता है तुम्हारा। तो दिखता है तो दिखता है, नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है, समझ में आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। फिर 230 तुम्हारा क्या आता है, 230 तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो यहाँ पे हम उन्होंने क्या किया, 230 को 330 किया है, सिया में 230 को 330 किया है, बात खत्म। फिर ये 350 जो है, 350 जो है ना वो तुम्हारा 300 एंड 400 के बीच में आता है। 300 एंड 400 के बीच में आता है 350, तो बीच में आता है तो बीच में कौन सा रिपोर्ट जाता है, इंटीरियम रिपोर्ट जाता है। तो ठीक है, हो गया। 320 के लिए क्या होता है, एविडेंस कलेक्शन। देख लो जमता है तो कमेंट कर लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, इतना तो बहुत अच्छे से हमको कर लिया हमने, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लिया है, ठीक है। तो ये से तुम्हारा क्या आता है, 5 सैंपल, 5 ठीक है, ये से 5 बनता है, तो बात खत्म। उसके बाद में आते हैं रिपोर्ट के ऊपर, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट। तो जब भी तुम्हारा रिपोर्ट जाएगा ना, जब भी तुम्हारा फाइनल रिपोर्ट जाएगा ना, उससे पहले तुम्हारा क्या जाएगा, ड्राफ्ट रिपोर्ट जाएगा। तो देखते ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या जाता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट आउटलाइनिंग बिजनेस प्रोसेस रिव्यू कौन सा किया है, ऑडिट कवरेज में क्या था, एक्सक्लूजन्स कुछ थे तो, ऑडिट पीरियड क्या था, समरी ऑफ फाइंडिंग्स क्या थे, डिटेल इश्यूज विद कंट्रोल गैप्स, बिजनेस इम्प्लीकेशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। भाई साहब सब कुछ तो जा रहा है ड्राफ्ट रिपोर्ट में, ठीक है। अब बात आती है कि एग्री ऑन मैनेजमेंट प्लान्स एक्शन विद clear responsibility and timelines for the addressing gaps, follow up on the prior actions taken by the management including this current audit report, circulate the final audit report and present findings to the audit committee। फिर उसके बाद में सीआर 360 आता है, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, 370 आता है, रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर। तो इसको अगर याद रखना है ना तो भाई साहब 260 तुम्हारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, बस वही यहाँ पे 360 है तुम्हारा, ठीक है। एंड तुम्हारा 370 कैसे आता है, तो जो 700 का सीरीज है ना वो रिपोर्टिंग का है, तो यहाँ पे भी 370 तुम बोल सकते हो। तो ठीक है, ऐसे कुछ तो करके तुम याद रख सकते हो, लेकिन समझो बात क्या आती है, रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल ऑडिट इशू में वो कहना क्या चाहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, अभी इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले ना ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। ड्राफ्ट क्यों रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न होता है कि तुम्हारे पास जो भी फाइंडिंग्स आए ना, एक बार तुम सबके साथ में सर्कुलेट कर लो उसको। ठीक है, वो सर्कुलेट करने के पीछे जो इंटेंशन होता है ना, वो ऐसा होता है कि भाई साहब तुम क्या कर लो कि अभी मान लीजिए कि मेरे को कुछ फाइंडिंग हो जाते हैं, मिल जाते हैं कि अकाउंट के डिपार्टमेंट से, तो मैं क्या करूँगा, उनके अकाउंट के डिपार्टमेंट से वो कंफर्म करूँगा। तो कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करूँगा एंड बोलूँगा कि भाई साहब ये कमेंट कर लो कि भाई साहब ये हमारे हमको इश्यूज फाइंड हुए हैं। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम एक मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, एक चीज़ होती है जो रिपोर्ट तुमको समझने के लिए ये चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ना हम जो रिपोर्ट रिपोर्ट बनाते हैं ना, उसमें हमको कुछ कुछ मान लीजिए कि इश्यूज मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इश्यूज लिख लेंगे कि हमको क्या दिक्कत आती है। इश्यूज का एक कॉलम करेंगे, अच्छा जी हमको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए कि हमको एक्स वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इशू का कॉज क्या है, ये इशू हुआ क्यों है, उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है, इम्पैक्ट मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जाता है या फिर फ्रॉड के ऊपर भी जा सकता है, पोटेंशियल फ्रॉड वगैरह, तो इसका इम्पैक्ट वगैरह किधर जाता है। ठीक है, ये इम्पैक्ट देख लिया ना, तो हम देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। मान लीजिए कि एचआर का है कि या फिर अकाउंट्स का है। हम क्या करेंगे, इसको एड्रेस करेंगे कि इसका जिम्मेदारी किसका है भाई साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे उनको कि भाई साहब देखो ये चीज़ हुई है, देखो हमको ये एक इशू फाइंड हुआ है, इसका कॉज ये है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। अब हम क्या करेंगे, हम तुमको रिकमेंडेशन देते हैं, हम तुमको क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो। तुम वाई को इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारा एक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उनको क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे। तो ये रिकमेंडेशन के हिसाब से ना उनको चीज़ें सुधारनी होती है, उनको चीज़ें क्या करनी होती है, अच्छी करनी होती है। तो जिम्मेदारी किसकी है, एचआर की या फिर अकाउंट की है कि वो चीज़ें क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी तुम क्या कर लो, क्लियरली एलोकेट कर लो। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट है ये तो अकाउंट्स वाला तो डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर पर्सन कौन है, इसको भी तुम क्या कर लो, पर्सन कौन है रिस्पॉन्सिबल, उसको भी तुम क्या कर लो, यहाँ पे एड्रेस कर लो। फिर तुम क्या कर लो, उनको एक डेडलाइन दे दो कि भाई साहब ये इशू तुम्हारा कब तक खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे तुम क्या कर लो, वहाँ पे बता दो कि टाइमलाइन दे दो उनको कि भाई साहब ये जो इशू है ना, ये तुम्हारा अगले मान लीजिए कि 1 महीने में ख़त्म होना चाहिए, 2 महीने में ख़त्म होना चाहिए या फिर 3 महीने में ख़त्म होना चाहिए। ऐसा तुम टाइमलाइन देते हो। तो एक्चुअल में यहाँ पे तो तुम्हारा डेट जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ है ना, तो इसको सॉल्व कब तक करोगे तुम। तो यहाँ पे तुम लिखोगे 30 सितंबर 2025, ऐसे करके तुम क्या करोगे, उसको डेट वगैरह दोगे। ठीक है, अभी इसी इसी चीज़ को तुम क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को तुम ऐसा मान सकते हो कि ये तुम्हारा कौन सा रिपोर्ट है, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तुम इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो ए रिपोर्ट जाता है, मतलब तुम्हारा क्या जाएगा, इश्यूज क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकमेंडेशन, टाइमलाइन। ठीक है, अभी ये समझो कि ये तुम्हारा एक्चुअल में रिपोर्ट नहीं है जो तुम्हारा टीसीडब्ल्यूजी को जाता है या फिर तुम्हारा बोर्ड को वगैरह ऑडिट कमेटी को जाता है। ठीक है, ये इशू ऐसा है, ये वाला रिपोर्ट ऐसा है कि जो तुम्हारा सर्कुलेट होता है, जहाँ पे तुम्हारा एक्सेल शीट है, तुमको क्या क्या चीज़ें मिली है, तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या जाएगा, उसका कॉज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, क्या रीजन की वजह से हुआ है, कौन बंदा जिम्मेदार है, यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है तुम्हारा, यहाँ पे किस वजह से तुम्हारा क्या हुआ, इशू वगैरह आता है, तो टाइमलाइन कब है, इस चीज़ को कब तक तुम ठीक वगैरह करोगे, ये सारी चीज़ों के हिसाब से तुम्हारा जो जाता है ना, इसको तुम एक्शन टेकन रिपोर्ट बोल सकते हो या फिर तुम इसको बोल सकते हो कि इसको तुम क्या करना है, तुमने पहले सर्कुलेट किया है, इसको तुम बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इस बेसिस पे तुम क्या करो, इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट जाता है, तो ड्राफ्ट रिपोर्ट में तुम्हारा क्या जाएगा, सब कुछ जाएगा, जैसे कि बिजनेस का प्रोसेस क्या है, कौन सा बिजनेस का प्रोसेस तुमने रिव्यू किया है, ऑडिट का कवरेज क्या था, एक्सक्लूजन क्या थे, ऑडिट का पीरियड क्या था, समरी फाइंडिंग्स क्या थे, डिटेल्ड इशू जो तुमको आए हैं विद कंट्रोल गैप्स, बिजनेस का इंप्लीकेशन क्या जाएगा उसके ऊपर, एंड रिकमेंडेशन क्या दिए है तुमने इंप्रूवमेंट के लिए। अब समझो, जो हमने अभी रिपोर्ट दिया था ना, जो हमने अभी रिपोर्ट देखा है ना, उसको तुमने क्या करना है, वहाँ पे देखो, एग्री ऑन द मैनेजमेंट एक्शन प्लान विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइन फॉर एड्रेसिंग गैप्स। तो जो हमने बोला है ना कि भाई साहब ये जो है ना, ये चीज़ को रिकमेंडेशन क्या है तुम्हारा, टाइमलाइन क्या होगी तुम्हारी, रिकमेंडेशन क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगी, जिम्मेदारी क्या है, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट से तुम क्या कर लो, एग्री करके ले लो। देखो अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, एग्री ऑन द मैनेजमेंट एक्शन प्लान, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान क्या है, विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइंस फॉर एड्रेसिंग गैप्स। तो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइन फॉर एड्रेसिंग गैप।
उसके बाद में फॉलो अप ऑन प्रायर एक्शंस टेकन बाय मैनेजमेंट एंड इंक्लूड दिस इन करंट ऑडिट रिपोर्ट्स। मतलब लास्ट क्वार्टर में तुमने क्या किया था, ये टाइप का सेम टू सेम रिपोर्ट दिया था, ये टाइप का तुमने क्या किया था, सेम टू सेम रिपोर्ट दिया था लास्ट ईयर में, लास्ट क्वार्टर में मान लीजिए, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वार्टर का रिपोर्ट है ना, उसके कुछ कुछ पेंडिंग एक्शंस रहेंगे, कुछ एक्शंस उन्होंने नहीं लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम क्या करोगे, ये सारी चीज़ें तुम क्या करोगे, करंट ऑडिट की रिपोर्ट में तुम क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। फॉलो अप ऑन प्रायर एक्शंस टेकन बाय मैनेजमेंट एंड उसको इंक्लूड करो इन दिस रिपोर्ट में। देखो फॉलो अप के बारे में नीचे एक पॉइंट है, तुमको तब जाके समझ में आएगा कि फॉलो अप क्या चीज़ होती है। उसके बाद में तुम क्या कर लो, करंट ऑडिट रिपोर्ट में तुमने ऐड किया, अब तुम क्या कर दो, अब तुम्हारा बन जाता है फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। तो ये जो फाइनल रिपोर्ट आता है ना, ऑडिट का नहीं सॉरी, इंटरनल ऑडिट का, ठीक है, तो उसको तुम क्या कर लो, फाइनल रिपोर्ट को तुम सर्कुलेट कर लो। अब ये किसके पास जाएगा, ये ऑडिट कमेटी के पास जाएगा। एंड साथ में कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट का ध्यान तुमने रखना है एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट टू द स्टेक होल्डर। मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक दूसरा रिपोर्ट जाता है स्टेक होल्डर के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा सिया 370 है ना, ये वाला रिपोर्ट जाता है तुम्हारा रिपोर्टिंग रिजल्ट टू द स्टेक होल्डर। तो अगर ये रिपोर्ट जाता है ना, तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा उसका फॉर्मेट क्या है, उसका कंटेंट क्या है। तो वो अगर है ना, वो सिया को भी तुमको क्या करना पड़ेगा, वो सिया को भी तुमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझती है ना, तो एक बार ये पूरा रिपोर्ट वाला नीचे का कंसेप्ट होने दो, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है, ठीक है। अभी थोड़ा तो समझा रहेगा आपको, लेकिन थोड़ा भी नहीं समझा ना, तो एक बार सुन लो। तुम ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे, उसके बाद में तुम क्या करोगे, तुम बताओगे कि भाई साहब कौन से प्लान पे मैनेजमेंट ने क्या करना है, एग्री करना है, एग्री ऑन द मैनेजमेंट एक्शन प्लान, ठीक है। तुम मैनेजमेंट का एक्शन प्लान है ना, उसके ऊपर तुम क्या कर लो, मैनेजमेंट को एग्री करा के ले लो कि भाई साहब कैसे कैसे एक्शन लोगे, ये हमारे फाइंडिंग्स है, उसके ऊपर तुम कब कब एक्शन लेगो, कब कब एक्शन लोगे, मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी किसका है, कितने टाइम तक तुम्हारा ये जो सारी चीज़ें है वो क्लियर होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में जो तुमने लास्ट रिपोर्ट में जो नहीं, लास्ट रिपोर्ट में जो तुमने इशू किया था ना, उसको फॉलोअप करके देखो कि अभी जो सारी चीज़ें हैं ना लास्ट क्वार्टर में थी, वो करेक्ट हुए क्या। अगर करेक्ट नहीं हुए ना, तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, करंट रिपोर्ट में भी उसको ऐड करना पड़ेगा फिर से। फिर सर्कुलेट करो फाइनल फाइनल रिपोर्ट जो तुमको एंड प्रेजेंट करो ऑडिट कमेटी को। एंड साथ में कम्युनिकेशन टू द मैनेजमेंट एंड 370 का भी, सीआर 370 का भी ध्यान दे दो, ठीक है। अभी देखते हैं कि सीआर 370 क्या बात करता है इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। रिपोर्टिंग इंटरनल ऑडिट रिजल्ट इज ए जनरली अंडरटेकन इन 2 स्टेज। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 स्टेज आती है। एक आता है तुम्हारा वन टाइम वाला, मतलब एक बार जाएगा 1 साल में वगैरह, एंड दूसरा जाता है पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, मतलब जनरली ये क्वार्टरली जाता है। जनरली ये क्या होता है, तुम्हारा क्वार्टरली जाता है, ठीक है। तो ये जो सीआर 370 है ना, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब तुम्हारा वन टाइम वाला रिपोर्ट है। मतलब अगर ये जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे ही तुम्हारा सीआर 370 होता है। जो नॉर्मल आता है ना तुम्हारा क्वार्टरली वगैरह, जो हमेशा रिपोर्ट जाते रहता है, उसके ऊपर तुम्हारा सीआर 370 एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब नहीं है इसके केस में, वो रिपोर्ट वाला सीन तुमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझते कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो मोटा मोटी लेवल पे ये समझो कि पहला जो रिपोर्ट है ना फर्स्ट टाइप का, वो क्या है तुम्हारा, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कवरिंग अ स्पेसिफिक एरिया और फंक्शन और पार्ट ऑफ द एंटिटी इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर हाईलाइटिंग की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। Generally issued with the details of the manner in which assignment was conducted and the key findings from the audit procedures. Issued to auditee with the copy shared with local and executive management as agreed during the planning phase. ठीक है, दूसरे टाइप का रिपोर्ट देखते हैं। दूसरे टाइप का रिपोर्ट क्या बोलता है, ये जो है ना, ऑन अ पीरियोडिक बेसिस एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड a comprehensive report of all internal audit activities covering the entity the plan period is prepared by the SIA और एंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है। नॉर्मली डन ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिटेड टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ऑडिट। जनरली एक इसको दिया जाता है ऑडिट कमेटी को। तो देखो भाई, यहाँ पे मेजर मेजर डिफरेंस कहाँ पे पता है क्या तुमको, मेजर डिफरेंस है उसका स्कोप एंड एरिया कवर में क्या होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एक ही चीज़ है, कोई तो इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट वाला स्पेसिफिक एरिया है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, तो वहाँ के केस में जो रिपोर्ट जाता है ना, वही तुम्हारा सीआर 370 में कवर होता है। जो जनरली हम सारी एरिया कवर करते हैं ना, जो तुम्हारा नॉर्मल क्वार्टरली जो तुम्हारा इंटरनल ऑडिट होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें जीएसटी का कंप्लाइंस हुआ क्या, परचेस का ये सारे प्रोसेस सही है क्या,
इंटरनल कंट्रोल वगैरह ठीक है क्या, ये सारी चीज़ें जो हम क्या करते हैं नॉर्मली जो देखते रहते ना, उसके बारे में 370 बात नहीं करता है। 370 बात कब करता है, जब तेरा बहुत ही स्पेसिफिक एरिया के ऊपर तुमने क्या किया है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया है किसी एक चीज़ को चेक करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। जब तुम क्या करते हो, वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, तो तुम्हारा क्या जाएगा, ये वाला सिया 370 के हिसाब से रिपोर्टिंग जाएगा। क्या जाता है ये हम देखने वाले कि इसमें कंटेंट क्या है, कि एलिमेंट क्या जाते हैं, रिपोर्ट कैसे जाएगा, ये तो हम क्या करेंगे, ये तो हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ये तुम्हारा कब जाता है, ये तब जाता है तुम्हारा जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया है, फंक्शन है और पार्ट ऑफ द एंटिटी जिसको प्रिपेयर किया है, जहाँ पे तुमने क्या किया है, हाईलाइट किया है कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जनरली इशू विद डिटेल्स ऑफ अ मैनर इन विच असाइनमेंट वॉज कंडक्टेड एंड की फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जनरली इशूड विद द डिटेल्स ऑफ द मैनर इन विच असाइनमेंट वॉज कंडक्टेड एंड द की फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट प्रोसेस। मतलब जैसे जैसे तुम्हारा तुमने क्या किया है, उसको प्लान वगैरह किया है, जैसे जिस मैनर में तुमने असाइनमेंट किया कंडक्ट किया ना, उस मैनर में तुम्हारा जाएगा। यहाँ पे बात आती है कि जब तुम्हारा वो असाइनमेंट खत्म हो जाएगा ना, जब मतलब तुमको स्पेसिफिक एरिया या फिर फंक्शन जो है ना वो टेस्ट करने के लिए बोला है, जब वो तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा ना, जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हारा क्या जाएगा, इसका रिपोर्ट वगैरह तुम इशू कर दोगे। एंड ऑन पीरियोडिक बेसिस, मतलब आखिरी वाला कौन सा है, ये तो तुम्हारा हमेशा क्या जाएगा, क्वार्टर एंड के बाद में तुम्हारा रिपोर्ट तो जाएगा। एट द क्लोज ऑफ प्लान पीरियड अ कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज, मतलब सारी जो चीज़ें तुम क्या करते हो, कंप्रेहेंसिव में तुम क्या करते हो, रिपोर्ट इशू करते हो कि हमने ये चेक किया, वो चेक किया, वो चेक किया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये किसने प्रिपेयर किया होता है, ये चिया ने प्रिपेयर किया होता है, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर ने प्रिपेयर किया होता है। एंड ये वाला जो रिपोर्ट है ना, तो ऑडिट कमेटी को जाता है दूसरा वाला, एंड पहला वाला जो है ना ऑडिट को इशू किया जाता है। ये सिंपल सी बात है, याद जितना रहता है उतना रख लो। मेरे को नहीं लगता कि ये स्पेसिफिक चीज़ में घुस घुस के पूछेंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तुमने ध्यान में रखना है, नहीं तो और ज़्यादा ऐसा लिखने की वाली बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पूछने वाले हैं, ठीक है। नो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इशूड, जब तक कि तुम्हारा क्या होता है, जब तक कि तुम्हारा रिटर्न ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट हैज़ बीन प्रीवियसली शेयर्ड विद ऑडिटी। मैंने इससे पहले आपको ऊपर ही बोला था, जब तक तुम्हारा ड्राफ्ट नहीं जाता है ना, तब तक तुम्हारा रिपोर्ट नहीं जाता है, ठीक है। नो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इशूड इन द फाइनल फॉर्म अनलेस अ रिटर्न ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रीवियसली शेयर्ड विथ ऑडिटी। तो सिया डील करता है ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये जो तुम्हारा सिया जो है ना 370, ये किसके बारे में बात करता है, सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट, जहाँ पे तुम्हारा जो है ना एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट, तो वहाँ पे ही तुम्हारा एसिया बात करता है। अब बात आती है कि एलिमेंट में क्या होता है, इसको भी तुम इसको ठीक है बाद में देखते हैं। पहले देखो कंटेंट क्या है, कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट इसको इसको समझने की कोशिश करो। तो पहले दो पॉइंट तो भाई साहब बहुत ही फालतू के पॉइंट है, बात करता है बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो भाई साहब इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड एविडेंस के आदर्श। भाई साहब ये लिखने की बात है, तो कोई भी रिपोर्ट जाता है तो ऐसे ही जाता है ना कि भाई साहब तुमने क्या क्या ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म किए एंड क्या एविडेंस तुमको गैदर हो गया। कंक्लूजन शैल बी बेस्ड ऑन ऑल फाइंडिंग्स एंड प्रायोरिटाइज फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द रिस्क एंड सिग्निफिकेंस। तो भाई साहब ये कुछ बात नहीं आती कि तुम्हारा रिपोर्ट किस बेसिस पे जा रहा है, तुमने क्या ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म किए हैं, एविडेंस क्या गैदर किया है, एंड इसको तुम रिस्क एंड सिग्निफिकेंस, मतलब जितना ज़्यादा रिस्क है ना उसको क्या कर लो, उसके फाइंडिंग्स को तुम ऊपर रखो, जहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ आती है उसको तुम क्या कर लो, ऊपर रखो। If audit complied with SIA, a statement confirming that compliance with supporting documentation can be included as the internal audit was conducted in accordance with the SIA issued by ICAI। तो ये तो बात हम क्या करते हैं, ये तो बात हमारा जाता ही जाता है। जैसे ही हम रिपोर्ट वगैरह इशू करते ना, तो हम क्या करते कि हमने देखा है इतना सारा, ठीक है, 800 का सीरीज देखा है हमने, SRES देखा है, SRE देखा है, SAE देखा है। तो जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारा रिपोर्ट है ना, इसी SRS के हिसाब से गया है, इसी SAE के हिसाब से गया है। तो ये सारी चीज़ तुम्हारी जाती है। वैसे ही इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट में भी तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा कंप्लाई करता है सिया को, तो तुम बता सकते हो कि हमारा जो है ना ये सिया की जो ICAI ने इशू किया है उसके हिसाब से हमारा ऑडिट गया है, ठीक है। इसका एक स्टेटमेंट तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। सिया डज नॉट मैंडेट MCQ के लिए पॉइंट आ गया फिर से, सिया डज नॉट मैंडेट पर्टिकुलर फॉर्मेट। भाई साहब ये जो नीचे दिया गया है ना, ये तुम्हारा फॉर्मेट में उन्होंने बोला है कि ये चीज़ को तुम ऐड कर लो रिपोर्ट में। उन्होंने जैसे हमारा 700 का सीरीज है ना, उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया है, क्या क्या जाएगा, टाइटल जाएगा, एड्रेस जाएगा, तुम्हारा
ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, जैसे जैसा पूरा फॉर्मेट है ना उन्होंने दिया है। लेकिन सिया नहीं बोलता है, सिया ऐसी नहीं चीज़ बोलता है कि भाई साहब क्या कैसे कैसे किस फॉर्मेट में जाएगा। उन्होंने तुमको बता दिया कि तुमको जैसे चाहिए ना, तुम वैसा तुम्हारे हिसाब से तुम क्या कर लो, फॉर्मेट डिसाइड कर लो। बस उसने बोला है कि कुछ कुछ चीज़ आती है ना, कुछ चीज़ों को तुम क्या कर लो, इसको ऐड कर लो, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज हिज बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट रिगार्डिंग हाउ एंड व्हाट टू रिपोर्ट इन कंसल्टेशन विद द ऑडिटिंग, ठीक है। वो उसका बेस्ट जजमेंट रहेगा। वेयर सम लेवल ऑफ एश्योरेंस इज बिंग प्रोवाइडेड, where some level of assurance is being provided, the form and content of report shall be as per CR 380 issuing assurance report. A typical internal audit report should include the following. देख भाई, हमारा जो था ना, हमने 380 नहीं किया था। 380 हमने क्या किया था, यहाँ पे ऐड नहीं किया था। तो मुझे लगा ही था भाई हमने वो मिस किया है कुछ, तो ठीक है। तो सिया 380 है ना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन इसके किसके बारे में बात करता है, तुम्हारा फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में बात करता है। फॉर्म एंड कंटेंट, ठीक है, याद रखना है तो रख लो। देखो वैसे भी तुमको ऑडिट, ये जो इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट है ना, उसके लिए तुमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि 380 जो आता है ना, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है एमसीक्यू वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहाँ पे भी तुम्हारा सम लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है ना, तो फॉर्म एंड कंटेंट तुम्हारा किसके हिसाब से होना चाहिए, 380 की, सिया 380 के हिसाब से होना चाहिए। जो क्या बात करता है, जो बात करता है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे रिपोर्ट में आनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो है ना वो तुम्हारे रिपोर्ट में आनी चाहिए। कौन बात करता है, सिया 380 बात करता है, ठीक है। अब समझना है कि कौन सी चीज़ें है, वो क्या कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताता है, वो कुछ ऐसा नहीं अलग से कुछ नहीं बताता है, वो ही नॉर्मल ही बातें बताता है। बस बोलता है कि ये चीज़ें तुम्हारे रिपोर्ट में आनी चाहिए। अगर तुम्हारा रिपोर्ट जो जा रहा है ना, उसमें एश्योरेंस रिपोर्ट जा रहा है, आप कुछ लेवल का एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो। देख भाई, यहाँ पे क्या चीज़ आती है, यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले ना। तू बता कि भाई साहब क्या स्कोप था, कवरेज क्या था, तू किस चीज़ का ऑडिट कर रहा था, तुझे क्या क्या चीज़ देखनी थी। तो सबसे पहले स्कोप बता दिया, फिर तूने ऑडिट का पीरियड कौन सा कवर किया है, तूने क्वार्टरली किया है, एनुअल किया है, ये सारी तूने क्या करनी है, बात बतानी है कि तुमने कितना पीरियड कवर किया है। मतलब तूने जो ऑडिट किया है ना, वो कौन से ड्यूरेशन से कहाँ तक है, 1 अप्रैल से है 30 सितंबर तक। तो ये तूने क्या करना है, वो तूने बता देना है। तो ये तो स्कोप एंड पीरियड तो फालतू सी बातें है, ये तो तुमको किसको भी पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है। ये क्या होता है कि तुम जो तुम्हारा पूरा रिपोर्ट जाएगा ना, वो पूरा रिपोर्ट जाने के लिए तुम क्या करते हो, सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे इंडेक्स बनाते हो ना, वैसे ही एक समरी बनाते हो। वो समरी बनाते हो एंड वहाँ पे क्या करते हो कि आगे वाली चीज़ें, आगे क्या क्या चीज़ आने वाली है ना, वैसे वैसे तुम क्या करोगे, वो समरी में डाल दोगे कि भाई साहब समरी में तुम रिपोर्ट को क्या करते हो, डिस्कस करते हो कि ये जो चीज़ है ना, वो कैसे कैसे वर्कआउट होने वाले, क्या क्या आगे आगे चीज़ें कैसे कैसे आएगी, ये सारी चीज़ तुम क्या करते हो, उसका समरी देते हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव समरी देते हो। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आती है, वो तुमको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट माने क्या, जो क्रिटिकल फाइंडिंग्स है ना तुमको, मतलब तुमको जो लगता है कि भाई साहब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, ये फ्रॉड वाला कंसेप्ट है। ये जो चीज़ है ना, ये सीधा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला कंसेप्ट है, या फिर कोई भी गड़बड़ वाला सिग्निफिकेंट है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये वाला जो चीज़ है ना, उसको सबसे पहले एड्रेस करो, ठीक है। तो तुमने स्कोप बता दिया, पीरियड बता दिया, एग्जीक्यूटिव समरी भी तुमने दे दी। तो समरी के बाद में तुम सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताओगे ना, वो है तुम्हारा क्रिटिकल फाइंडिंग, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग। समरी क्यों बोला है कि जो फाइंडिंग्स है ना, जो बहुत ही डिटेल में तुमको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आगे तुम बताओगे। सबसे पहले समरी दे दो, एंड समरी दे के अगर तुम क्या कर लो, समझाओ कि भाई साहब 1 2 3 4, ये 4 जो पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट हमको ना ऐसे मिल गए हैं कि भाई साहब यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है। ये 4 पॉइंट जो है ना, उसका तुम क्या कर लो, समरी में बता दो, समरी में, ठीक है। उसके बाद में डिटेल में तुम बता दो ना, आगे आगे तुम डिटेल में बता दो पूरा कि चीज़ कैसे कैसे हुई है, क्या क्या हुआ है, वो सब तुम बता दो। लेकिन पहले समरी में बता दो, ठीक है। पहले समरी में बता दो कि ये चीज़ आती है जो मेजर है, ये जो पोर्शन है ना, वो मेजर पोर्शन है। बाकी सारी चीज़ें तुम जो भी तुमको फाइंडिंग आते हैं ना, सारे फाइंडिंग्स बता दो, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको तुम क्या कर लो, समरी में बता दो, ठीक है। उसके बाद में डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स, जैसे जैसे हमने जो ये रिपोर्ट बनाया था ना, देखो इशू, कॉज, इम्पैक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकमेंडेशन, टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें तुम क्या कर लो, डिटेल में जाके बता दो क्या तुमको इश्यूज फाइंड हुए हैं, फिर तुम्हारा क्या है, बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है। तो देखो
रूट कॉज क्या है तुम्हारा, इम्पैक्ट क्या है, ये चीज़ें तुम क्या कर लो, डिटेल में पूरा बता दो, डिटेल ऑडिट फाइंडिंग्स विथ बिजनेस इम्पैक्ट एंड रूट कॉज ऑफ सच इश्यूज। ठीक है, ये तुमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो रिकमेंडेशन दे दो तुम टू इम्प्रूव कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो ये तुम्हारा रिकमेंडेशन भी जाता है भाई साहब, देखो रिकमेंडेशन भी जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज़ आती है, रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल अथॉरिटी कंटेनिंग एक्शन प्लान, क्या होगा तुम्हारा, एंड टारगेट टाइमलाइंस फॉर द एक्शन। मतलब इनका रिस्पॉन्स आएगा एंड बताएंगे कि भाई साहब एक्शन क्या लेंगे वो। ठीक है, एक्शन वाला कॉलम हमने नहीं डाला क्या यहाँ पे, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, तो यहाँ पे एक्शन वाला भी जाएगा कि एक्शन क्या लेने वाले हो, एंड फिर उसका टाइमलाइन जाएगा। एक्शन नहीं डाला था क्या, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो एक्शन एक्शन क्या जाएगा तुम्हारा एंड टाइमलाइन क्या जाएगा, तो ये चीज़ क्या आती है ये तुमने बतानी है। रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल फंक्शनल अथॉरिटी कंटेनिंग एक्शन प्लान क्या है उनका, एंड टारगेट टाइमलाइन क्या है, वो एक्शन कब तक तुम्हारा हो जाएगा, कब तक इशू को सॉल्व करोगे। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ये जो तीन तीन पॉइंट है ना, ये तो तुम्हारे रिपोर्ट के ही पॉइंट है कि तुम क्या करो, डिटेल में रिपोर्ट इशू करोगे। ठीक है, डिटेल में रिपोर्ट इशू करोगे। उससे पहले जो तीन पॉइंट थे ना, बेसिक वाले, ये एकदम बेसिक बेसिक वाले है। स्कोप पीरियड यानी एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब इंडेक्स वगैरह दोगे कि आगे आगे चीज़ें कैसे कैसे वर्कआउट हो रही है। ठीक है, बात यहाँ पे सिर्फ अलग आती है, वो है तुम्हारा समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग। समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, तो ये जो चीज़ आती है ना, जो तुम्हारे बहुत ही मेजर वाले फाइंडिंग है ना, उसका तुम क्या करते हो, उसका तुम समरी देते हो। तो इतनी सी बात आती है सर, एक पॉइंट रहेगा है ना, तो ये दूसरा पॉइंट जो है ना, ये बहुत इतना है नहीं। देखो क्या बात करता है, रेटिंग हाईलाइटेड इश्यूज, मतलब क्या, तुम क्या करते हो, जो तुम्हारे इश्यूज है ना उनको रेटिंग देते हो। रेटिंग मतलब इनका प्रायोरिटी तुम डिसाइड करते हो। ठीक है, जो तुमने क्या किया है, एज पर रेटिंग क्राइटेरिया अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी, जो तुम क्या करते हो उनको क्या करते हो, हाई मीडियम एंड लो, इसके ऊपर तुम क्या करते हो, रेटिंग देते हो। जैसे कि है ना, जैसे कि तुम्हारा है ना, मान लीजिए कि तुमको ऐसे ना, जैसे तुमको एक्स वाला जो इशू मिला है ना, एक्स वाला इशू मिला है, फिर तुमको वाई मिलता है, जेड मिलता है, ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि एक्स जेड एंड सी जो है ना, इसका रेटिंग जो है ना, ये हाई रेटिंग का है। तुम क्या कर लोगे, फिर इसका रेटिंग के हिसाब से दे दोगे। मतलब तुम क्या करोगे, फिर तुम क्या करोगे, ए जेड को उठा के हाई रेटिंग वाले सबसे पहले, एंड सी को उठा के यहाँ पे डाल दोगे, एंड तुम बोलोगे ये सब हाई के है। फिर तुम क्या करोगे, बाकी बचे हुए मीडियम के है, लो के है, ऐसे क्या करोगे, रेटिंग वाइज हिसाब, रेटिंग के हिसाब से तुम क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है भाई साहब, इसमें क्या समझाओ। तो रेटिंग के हिसाब से तुम दे दोगे। ठीक है, रेटिंग हाईलाइटेड इश्यूज हाई मीडियम लो एज पर रेटिंग क्राइटेरिया, जो भी तुमने अप्रूव किया है, किसने अप्रूव किया है, ऑडिट कमेटी ने अप्रूव किया है, ऑडिट कमेटी ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो भाई साहब रिपोर्ट में क्या जाएगा, सिंपल सी चीज़ आती है, तुम्हारा स्कोप क्या कवर आता है, मतलब तुमने चीज़ चेक क्या करी है, वो तो बताना पड़ेगा ना। तुमने चेक क्या की है, देखा क्या है तुमने, वो तो बताओ। फिर देखा है तो कितना टाइम का देखा है, 1 क्वार्टर का देखा है, 2 क्वार्टर का देखा है, तुमने पूरे साल का देखा है, वो जो कवर किया है ना, वो कवरेज कितना है तुम्हारा। फिर तुम बताओ कि भाई साहब हमारा जो रिपोर्ट आने वाला ना, उसमें तुम्हारा एग्जीक्यूटिव समरी है, मतलब तुम्हारा इंडेक्स वाला चीज़ आती ही, इंडेक्स वाला चीज़ आता है। ठीक है, फिर तुम बताओ कि भाई साहब मेजर मेजर पोर्शन कहाँ पे है, मेजर मेजर वाले एरियाज कहाँ पे है, उसको तुम बताओ, उसका समरी दे दो, एंड उसके बाद में डिटेल में दे दो। डिटेल में वैसे दे दो जैसे कि तुमने पहले रिपोर्ट इशू किया था, क्या डिटेल ऑडिट फाइंडिंग में तुम्हारा रूट कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा। फिर तुम क्या बताओ कि रिकमेंडेशन क्या है तुम्हारे, एक्शन कौन लेने वाला है, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है जो एक्शन लेने वाला है, एंड उसने टाइमलाइन क्या दिया है, वो कब तक क्या करेगा, टारगेट को मीट करेगा। एंड उसके बाद में ये तुम्हारा हो गया कंटेंट। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एज फॉलोज, एक तो कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, internal audit report to be maintained and cross reference to the specific observation. If appropriate, management action plans may be countersigned by the respective management personnel. तो सिंपल सी बात आती है ये रिपोर्ट को समझने के लिए, कंटेंट एंड फॉर्मेट सिया 380 के हिसाब से तुमने अगर हो सकता है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करो। ठीक है, इसका निमोनिक्स बनाने के लिए कुछ मुझे नहीं लगता कि भाई साहब क्या निमोनिक्स कितने बनाओगे, कितना याद रखोगे। सिंपल सी चीज़ आती है ना, तुम रिपोर्ट बनाओगे तो सोचना कि तुम क्या दोगे,
सामने जो बंदा बैठा है ना उसको समझना चाहिए, सारी चीज़ समझनी चाहिए, तो उसको तो बता दो, जो जो तेरे पास जो है ना सब बता दे भाई साहब, तेरा रिपोर्ट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो की एलिमेंट्स है ना इसमें यही बात आती है, एक बार पढ़ के समझ। ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग की एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, स्कोप, अप्रोच, जो हमने पहला वाला पॉइंट था क्या, स्कोप का, तो यही तुम्हारा ओवरव्यू में क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, अप्रोच ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट। उसके बाद में तुम बताओगे कि भाई हमारा सीए के हिसाब से कंडक्ट किया ऑडिट। अच्छा जी, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड समरी ऑफ करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर or agreed by the management of each observation and nature of assurance if any which can be derived from the observation। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव समरी आता है, समरी ऑफ करेक्टिव एक्शन जो रिक्वायर है, एंड समरी ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, अभी देखो कहाँ पे क्या होता है पता है क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी जो है ना, एग्जीक्यूटिव समरी में क्या जाता है, मोस्टली जो है ना, मोस्टली जो मैंने एक्चुअल में रिपोर्ट देखे ना, तो एग्जीक्यूटिव समरी में ही तुम्हारा क्रिटिकल फाइंडिंग्स वाले जो एरियाज आते हैं ना, ये जो समरी है ना, मैंने तो यही देखा है कि जो क्रिटिकल फाइंडिंग का जो समरी है ना, यही तुम्हारा एग्जीक्यूटिव समरी में डाल दिया जाता है, जो मैंने जो रिपोर्ट देखे उसमें मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कैसे होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव समरी मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव लोग क्या करेंगे, समरी देखेंगे कि भाई साहब क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे क्यों अलग है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मोस्टली जो है ना एग्जीक्यूटिव समरी में ही तुम्हारे क्या जाते हैं, मेजर पोर्शन जो है ना, जो देखने हैं एग्जीक्यूटिव ने, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट जा रहा है ना, तो कौन सी चीज़ें ऑडिट कमेटी के लिए रिलेवेंट है ना, वही चीज़ें तुम्हारी समरी में जाती है, क्योंकि वो पहले क्या करेगा, समरी देखेगा, ताकि उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कहाँ पे मेजोरिटी लेवल पे गड़बड़ है, कहाँ पे उसको ज़्यादा चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव समरी होते हैं। बट यहाँ पे तुम समझ लो ऐसे दो पॉइंट याद रखने के लिए, एक तुम्हारा इंडेक्स होता है, एक तुम्हारा क्रिटिकल फाइंडिंग होता है। ठीक है, एंड समरी ऑफ करेक्टिव एक्शंस जो रिक्वायर है, जो मैनेजमेंट ने एग्री की है, नेचर ऑफ एश्योरेंस वाला पॉइंट आता है। ठीक है, इसमें कुछ ये जो फॉर्म एंड कंटेंट है ना, कंटेंट एंड फॉर्मेट है ना, वो उसको तुम एक बार ठीक से करके जाओ। अब आती है ना भाई इंपॉर्टेंट वाली बात, अब आती है ना, देखो रिपोर्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ना, ये वाला पोर्शन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको तुम बात मतलब तुम्हारा इसके ऊपर क्वेश्चन वो डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छे से, कि वो बता सकते हैं कि भाई साहब इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को बताओ क्या क्या चीज़ें उसमें आती है। जैसे कि एक बार है ना, पहले तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन पहले मैनेजमेंट ऑडिट था, तो मैनेजमेंट ऑडिट का रिपोर्ट जो है ना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, मैनेजमेंट ऑडिट का रिपोर्ट कैसा है बनाओ, उसका एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में आके गया है। तो वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, तो भाई साहब इसमें रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं है। चलिए भाई, अब इम्पोर्टेंट पार्ट को समझते हैं कि देखो अभी तुम्हारे पास दो ही चीज़ है, जैसे 610 को शुरू करने से पहले दो ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा फॉलोअप। फॉलोअप क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब आती है ना ऐसे मज़ेदार बातें पढ़ने में, मुझे तो मज़ा आ जाता है भाई साहब। ऐसे जो फालतू की चीज़ है ना ऊपर जो हमने पढ़ी है, प्रोसेस क्या है, ये प्रोसीजर्स क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब जो दिया है सिर्फ ऐसे ऐड किया है कि भाई समझो तुम, देखो भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। असली समझने की बात है फॉलोअप। ठीक है, सीए संजना, ओ संजना हैज रिसेंटली ज्वाइंट एज अ चिया, चिया बोलो, सिया बोलो, सिया सिया कितना सिया हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट एंड चीफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, जो भी है, ठीक है, जो भी तुमको बोलना है, सीए आई ए बोलो या फिर चिया बोलो, ऑफ अपस्केल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। हर सबऑर्डिनेट स्टाफ इन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ब्रिंग टू हर नॉलेज मेनी प्रायर ऑडिट इश्यूज highlighted in the previous internal audit report which are still open. Does she have any responsibility in this regard? How should she proceed in this situation? RTP May 24 मतलब इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, ये इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया एंड बात खत्म। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे तो कंपनी को सुधारना है ना भाई, कंपनी को सुधारना है, कंपनी को सुधारना है दोस्त, कंपनी को सुधारना है। कंपनी को सुधारने के लिए ना तुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिपोर्ट देके तेरा काम खत्म नहीं होता है। तो इंटरनल ऑडिटर है ना दोस्त, तो यहाँ पे कंटिन्यूली काम करेगा, यहाँ पे 24/7 तो काम करेगा। यहाँ पे तो तेरा काम खत्म नहीं हो रहा है, रिपोर्ट इशू किया खत्म, अगले महीने फिर तेरे को आना है, फिर तेरे को इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करना है, तो ये चलता जाएगा ना। ये तेरा रोजी रोटी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है भाई साहब। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो काम है ना तेरा कभी रुकता नहीं है। तूने जो पहले रिपोर्ट दिया ना, उसमें जो तूने इश्यूज हाईलाइट करे ना, तो वो जो इश्यूज हाईलाइट करे हैं, वो रिकमेंडेशन जो तूने दिए हैं उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं है,
उसको तुझे क्या करना पड़ेगा, उसको तुझे बार बार आके देखना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि तुम्हारे पास प्रायर ऑडिट के इश्यूज है जो तुमने प्रीवियस इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट में हाईलाइट किए थे, जो अभी भी ओपन है, मतलब अभी भी उसको क्लोज नहीं किया है, अभी भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है, या फिर वो अभी भी पूरा प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या तुम्हारे पास डज शी हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, एंड अगर है तो हाउ शी शुड प्रोसीड इन दिस सिचुएशन। तो वो क्या करेगी बताओ, कौन, सीए संजना। ठीक है, तो बात आती है चीफ इंटरनल ऑडिटर। Chief Internal Auditor is responsible for continuously monitoring the closure of prior audit issues through the timely implementation of action plans from the past audit. The ultimate responsibility for implementing action plans rests with the management. तो ultimate responsibility तो management के हाथ में रहेगी, लेकिन चीफ इंटरनल ऑडिटर भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज थ्रू टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स फ्रॉम द पास्ट ऑडिट। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है ना, ये रिपोर्ट मान ले तुमने जो ये रिपोर्ट दिया ना, ये लास्ट क्वार्टर का है, लास्ट क्वार्टर का है। ठीक है, तो इसमें जो इश्यूज तुमको आए हैं ना, इसमें जो तुमको इश्यूज आए ना, उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये जो टाइमलाइन है ना उनका, ये टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके एक्शन प्लान्स का। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, तुम्हारे चीफ इंटरनल ऑडिटर की होती है। लेकिन सर ये तो मैनेजमेंट के एक्शन है ना, तो भाई साहब अल्टीमेटली तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ही होती है, अल्टीमेटली तो सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने ही कवर करनी है। लेकिन ये एक्शन प्लान मैनेजमेंट से करवा के लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये तुम्हारे चीफ इंटरनल ऑडिटर की होती है। ठीक है, तो देखो पहले दो सेंटेंस है ना, यही बात करते हैं। देख भाई अल्टीमेटली तो मैनेजमेंट के जिम्मेदार रहेगी, लेकिन चीफ इंटरनल ऑडिटर भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, हम देखना पड़ेगा कि उसके जो प्रायर ऑडिट के इशू है ना, पहले वो तो क्लोज कर, उसके बाद में तो आगे जाएगा। पहले प्रायर के जो इश्यूज है ना, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक्शन प्लान टाइमली उन्होंने क्या किया, इंप्लीमेंट किया क्या। अभी यही चीज़ आती है ना, यही चीज़ तुम्हारे ऊपर यहाँ पे डिस्कस हो रही थी, जो मैं बोला था कि आपको आगे जाके समझ में आती है, समझ में आ जाएगी। फॉलो फॉलो अप फॉलो अप ऑन प्रायर एक्शंस टेकन बाय मैनेजमेंट, फॉलो अप ऑन प्रायर एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट, एंड उसको इंक्लूड करो दिस इन द करंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये बात आती है कि अगर वो मैनेजमेंट, देखो एग्री ऑन मैनेजमेंट प्लान, एक्शन प्लान विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइन फॉर एड्रेसिंग गैप्स, एंड फॉलो ऑन प्रायर एक्शन जो मैनेजमेंट ने लिए है, एंड उसको क्या कर लो, उसको तुम क्या कर लो, रिपोर्ट में ऐड करो। तो ये जो फॉलो अप जो है ना, फॉलो अप, इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो तुमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब पिछले ऑडिट के क्या क्या पेंडिंग पॉइंट्स है, उसको कैसे कैसे कवर किया है, कितने पॉइंट्स अभी भी ओपन है, ये सारी चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी, तभी तुम क्या करोगे, तभी तुम आगे जा पाओगे। तो देखो अब समझो इंटरनल ऑडिटर टिपिकली यूजेस एक्शन टेकन रिपोर्ट टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन प्रायर ऑडिट इश्यूज। तो इंटरनल ऑडिटर टिपिकली यूजेस एक्शन टेकन रिपोर्ट टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन द प्रायर ऑडिट इश्यूज। तो भाई साहब यहाँ पे बात होती है एक्शन टेकन रिपोर्ट की। ठीक है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, अगर आईसीआई में एक्शन टेकन रिपोर्ट की जगह पे एटीआर भी आता है ना, एटीआर, अगर ऐसा भी आता है ना, तो तुम्हारा क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट है। तो आईसीआई कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकता है, वैसे करेगा नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट देगा एंड उसके बाद में ब्रैकेट में एटीआर देगा। ठीक है, तो ये एटीआर क्या होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होता है, ये भाई साहब जो हम देख रहे हैं ना आधे घंटे से, ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं ना तुम, यही तुम्हारा एक्शन टेकन रिपोर्ट है, और कुछ नहीं, कुछ फालतू की बातें नहीं है। यही जो रिपोर्ट जो तुमने अभी तक देखा है ना, यही रिपोर्ट तुम्हारा क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट है, और कुछ नहीं। मतलब तुम क्या करते हो, तुमने जो इश्यूज देखे थे पहले, इश्यूज, उसके कॉजेस क्या थे, इम्पैक्ट क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, रिकमेंडेशन क्या था, एक्शन क्या लेने वाले थे, और उसका टाइमलाइन क्या था। ठीक है, अब ये जो टाइमलाइन था ना तुम्हारा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टाइमलाइन था। ठीक है, यहाँ पे तो ये समझना है, अभी 1 महीने के बाद तू जब जाएगा ना, 1 महीने के बाद, तो यहाँ पे जो इश्यूज था ना तेरा, 1 महीने का टाइमलाइन दिया था, अभी ये इश्यूज रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इशू जो है ना वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, तुझे देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसका एक्शन तूने लिया है कि नहीं लिया है? 1 महीने के बाद अगर तू जाता है, तुझे पता होना चाहिए कि 1 महीने का टाइम दिया है, तो इश्यू उसने क्या करना है, रिज़ॉल्व करना है। तो यही इश्यू अगर रिज़ॉल्व होता है तो ओके, अगर नहीं होता है तो फिर से आएगा कि भाई साहब इसको इश्यू को तुमने क्या नहीं किया है, रिज़ॉल्व नहीं किया है। इतनी सिंपल सी बात आती है। तो देख भाई, ये तेरा एक्शन टेकन रिपोर्ट है ना, इससे तू क्या करेगा, इससे ट्रैक करेगा, ट्रैक एंड रिपोर्ट, ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन प्रायर ऑडिट इश्यूज। तो उसको क्या कर सकता है, उससे तो ट्रैक कर सकता है कि भाई साहब ये सारे इश्यूज थे, इसमें से पेंडिंग कौन से, कंप्लीटेड कौन से है। जो कंप्लीटेड है उसको छोड़ दो, जो पेंडिंग है ना वही तुम क्या करोगे, उसको फिर देखोगे। इंटरनल ऑडिटर पीरियोडिकली फॉलोज अप ऑन इश्यूज रेज इन द प्रीवियस ऑडिट। तो ये जो 1 महीने का था ना, इसको 1 महीने के बाद में आके देखेगा। ये जो 2 महीने का था ना, अरे ये जो 2 महीने का था उसको 2 महीने के बाद में आके देखेगा। ये 3 महीने का था उसको 3 महीने के बाद आके देखेगा। तो इसको क्या करेगा, वो प्रीवियसली जो तुमने इश्यूज रेज किए ना उसको कंटिन्यूसली क्या करेगा, पीरियोडिकली आके फॉलोअप करेगा, जो इशू तुमने रेज किए है पहले। ठीक है, इवेल्यूएट करेगा करेक्टिव एक्शन टेकन बाय द ऑडिटिंग एंड द रिपोर्ट एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज टू द मैनेजमेंट एंड TCWG। देख भाई, यहाँ पे 2 चीज़ बात कर रहा है। 2 चीज़ कौन सी है? पहली चीज़ आती है तेरी इवेल्युएट द करेक्टिव एक्शन टेकन बाय ऑडिटी। तो जो ऑडिटी है तुम्हारा, उसने करेक्टिव एक्शन लिए है क्या, एंड अगर आउटस्टैंडिंग इश्यूज है ना अभी भी, तो किसको करेगा रिपोर्ट, मैनेजमेंट एंड TCWG को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ आती है एक पॉइंट में। इवेल्युएट करेगा करेक्टिव एक्शन टेकन बाय द ऑडिटी, मतलब अभी एक एक देख, सबसे पहले बात क्या आती है, वो क्या करेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट को क्या करेगा, चेक करेगा। तुम्हारा पहला पॉइंट क्या था, एक्शन टेकन रिपोर्ट को जाके वो क्या करेगा, देखेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा। दूसरा पॉइंट क्या बात करता था, दूसरा पॉइंट क्या बात करता था कि तुम पीरियोडिकली जाओ एंड पीरियोडिकली जाके चेक करो कि भाई साहब क्या क्या चीज़ हुई है। जो पहले तुमने इश्यूज रेज किए थे ना, उसको तुम क्या करो, पीरियोडिकली जाके तुम क्या कर लो, चेक करो, फॉलोअप ले लो कि कौन से इश्यूज वगैरह हैं। तो तीसरा पॉइंट बोलता है ना, तीसरा पॉइंट बोलता है कि अभी तुम यहाँ पे आ चुके हैं, मान लीजिए 1 महीने के बाद तुम आ चुके हो। अभी 1 महीने के बाद तुम जो आ चुके हो ना, या फिर मान लीजिए तुम क्या गए हो, तुम यहाँ पे 3 महीने के बाद आ चुके हो। ठीक है, 3 महीने के बाद आ चुके हो ना, तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि कौन से इश्यूज तुमने करेक्ट किए हैं, मैनेजमेंट ऑडिट ने कौन से इश्यूज करेक्ट किए हैं, एंड जो इश्यूज करेक्ट नहीं करे हैं ना, जो इश्यूज करेक्ट नहीं करे हैं ना, उसको तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे तुमने क्या किया था, यहाँ पे तुमने इशू को रिजोल्व किया था, तो पहला वाला इशू तो तुमने रिजोल्व कर लिया, लेकिन जो दूसरे 2 इशू है ना, वो दूसरे 2 इशू पेंडिंग वाले इशूज है भाई। ये दूसरे 2 जो है ना, ये अभी भी पेंडिंग है। तुम 3 महीने के बाद जाते हो, लेकिन उसके बाद भी ये इश्यूज जो है ना, ये पेंडिंग है। अगर ये इश्यूज पेंडिंग है ना, अगर ये इश्यूज जो है ना, ये पेंडिंग है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसको रिपोर्ट कर लो, मैनेजमेंट को एंड TCWG को तुम क्या कर लो, इसको रिपोर्ट कर लो कि भाई साहब ये देखो, ये जो इश्यूज है ना, ये अभी तक भी पेंडिंग है। ठीक है, एंड जो रिजल्व हो गए ना, तो वो तो बहुत बढ़िया बात है। तो बात क्या आ रही थी, बात क्या आ रही थी, करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस क्या लिए है वो तुमको देखना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शंस देखना पड़ेगा तुमको, जो ऑडिट ने लिए है। एंड जो पेंडिंग्स है ना, पेंडिंग्स है ना, क्या वर्डिंग्स क्या है इसका, आउटस्टैंडिंग इश्यूज। तो जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है ना, आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो है ना, तो आउटस्टैंडिंग इश्यूज को तुम क्या कर लो, रिपोर्ट कर लो मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ में। ठीक है, अब जो रिपोर्ट करने के बाद जो कांड होता है ना, उसको तुमको देखना पड़ेगा। अब कहाँ पे गए हैं, अब इश्यूज गए हैं मैनेजमेंट के पास। अभी तक इश्यूज मैनेजमेंट के पास नहीं थे, जो जो रिस्पॉन्सिबल था, अकाउंट डिपार्टमेंट था, HR डिपार्टमेंट का, उसके जो लोग थे ना, वो उसको हैंडल कर रहे थे। अभी उन्होंने भी ठीक नहीं किया है, तो अब किसके पास गए हैं, अब तो मैनेजमेंट एंड TCWG के पास में गए हैं। अब अगर मैनेजमेंट के पास गए ना, तो तुझे देखना पड़ेगा, द इंटरनल ऑडिटर रिव्यूज वेदर मैनेजमेंट टेक्स मैनेजमेंट टेक्स फॉलो अप एक्शंस बेस्ड ऑन देयर रिपोर्ट्स। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दिए है ना, उसके तुझे देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट इसके ऊपर फॉलो अप एक्शन लेता है क्या, मैनेजमेंट इसके ऊपर फॉलो अप एक्शन लेता है क्या, तुझे क्या देखना पड़ेगा। अब ये तूने केस को भेजा है, अब तूने भेजा है मैनेजमेंट को, अब तुझे देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसके ऊपर फॉलो अप एक्शन लेता है क्या। ठीक है, मैनेजमेंट को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अभी भी इश्यूज जो है ना, अभी भी इश्यूज जो है ना, वो पेंडिंग है। तो ठीक है भाई, अभी देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्या कांड करता है। देखो अभी मैनेजमेंट टेक्स फॉलो अप एक्शन, मैनेजमेंट टेक्स फॉलो अप एक्शन। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट जो है ना, ये 2-3 चीज़ें कर सकता है। यहाँ पे फिर से मैनेजमेंट मूर्ख वाली बातें करता है, ये मूर्ख अपनी छवि सुधार वाली। ठीक है, इफ मैनेजमेंट डजेंट रिस्पॉन्ड,
ठीक है, मैनेजमेंट यहाँ पे भी क्या करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वेन मैनेजमेंट डजंट इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन, या फिर ऑडिटर की रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट भी क्या होता है, उसको भी शर्म आती होगी तो एक्सेप्ट करेगा रिकमेंडेशन, उसको भी क्या आती होगी, थोड़ी शर्म से आती होगी, तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा रिकमेंडेशन एंड एक्शन लेगा। तो भाई साहब ये वाला सीन जो है ना, वो वाला सीन बहुत बढ़िया लगता है। द इंटरनल ऑडिटर periodically रिव्यू द प्रोग्रेस एंड द रिपोर्ट अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट। सबसे पहले वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले ना मैनेजमेंट क्या करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले ना मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट डजंट रिस्पॉन्ड, डोंट रिस्पॉन्ड, डजंट रिस्पॉन्ड। ठीक है, मैनेजमेंट डजंट रिस्पॉन्ड। मैनेजमेंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, तो तुम क्या बोलोगे, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, तो ये कब होता है कि टाइम पे नहीं रिस्पॉन्ड करता है, मतलब टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तुमने क्या किया है, उसको फॉलोअप एक्शन, तुमने देखिए कि मैनेजमेंट फॉलोअप एक्शन लेता है क्या, मैनेजमेंट ने फॉलोअप एक्शन लिया है क्या, तुमको समझता है कि मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। तुमने मैनेजमेंट को रिपोर्ट इशू किया है कि भाई साहब ये सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, एंड उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है, उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है ना, तो भाई साहब तुम क्या कर लो, हो सकता है कि उसने देखा ही नहीं है, उसने वो चीज़ों के ऊपर रेफर ही नहीं किया है, उसने वो मेल को देखा ही नहीं है जो तुमने उसको भेजा है। तो तुम क्या कर लो, तुम उसको क्या कर लो, एक बार तुम उसकी अटेंशन में ला के दे दो उसको तुम क्या कर लो, ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन। हो सकता है कि वो भूल गया हो बेचारा, मैनेजमेंट बेचारा है तो भूल गया होगा। तुम क्या कर लो, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, मतलब हो सकता है कि कुछ तो रीज़न होगा। तुम क्या कर लो, उसको फिर से एक बार उसके अटेंशन में लेकर आओ कि भाई साहब ये जो इश्यूज़ है ना, ये भाई पेंडिंग इश्यूज़ बचे हैं, मैंने तेरे को भेजा था, तूने उसको करेक्ट किया क्या, तूने उसको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया है, तो बता। ठीक है, अगर वो रीजनेबल टाइम में रिस्पॉन्ड वगैरह नहीं करता है तो फिर बात आती है कि फिर क्या, फिर दूसरी बात क्या आती थी, मैनेजमेंट डजंट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो भाई साहब क्या चीज़ आती है यहाँ पे, तुझे समझना पड़ेगा। अगर वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो भाई साहब क्या रीज़न हो सकता है कि वो रिकमेंडेशन तेरा एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, क्या क्या कुछ तो वजह होगी ना, तो क्या करेगा, तो उससे जाके पूछना भाई, उससे जाके पूछ, वही बता पाएगा ना कि क्या वजह है, और कौन बता पाएगा, तो सीक एक्सप्लेनेशन, सीक डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट है कि नहीं पता नहीं मुझे, एक्सप्लेनेशन तो मांगना ही चाहिए उसने, सीक एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है विद इन रीजनेबल टाइम, तो क्या करेगा, ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन। एंड अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मैनेजमेंट डजंट इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है रिकमेंडेशन, तो क्या करेगा, सीक एन एक्सप्लेनेशन कि भाई साहब क्या चीज़ आई है, क्या दिक्कत क्या है तेरे को, क्यों इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहा है हमारे रिकमेंडेशन का, ये बात तो हमको तो बता थोड़ा। और फिर आखिरी में आता है तुम्हारा, इफ़ मैनेजमेंट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन एंड टेक्स एक्शन, तो भाई सब क्या ही बढ़िया बात होती है, मैनेजमेंट ने तुम्हारे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है एंड एक्शन लिए है, तो अब क्या करोगे, अब वही तुम्हारा स्टार्ट से जो अभी तक तुम करते आए थे ना, बे कबे बे दुने चार, मतलब फिर से तुम स्टार्टिंग पे जाओगे, फिर से तुम क्या करोगे, periodically रिव्यू करोगे, प्रोग्रेस कितना हुआ है, फिर से तुम अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन क्या करोगे, मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दोगे। मतलब यहाँ पे जो तुमने स्टार्ट किया था ना, रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग इशू टू द मैनेजमेंट एंड TCWG, वैसे वो मैनेजमेंट फॉलोअप एक्शन वगैरह लेगा, तो वैसे ही तुम क्या करोगे, अगर उसने एक्सेप्ट किया है रिकमेंडेशन एंड टेक्स एक्शन, द इंटरनल ऑडिटर पेरियोडिकली रिव्यू करेगा प्रोग्रेस, कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, एंड रिपोर्ट करेगा अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट, कि कौन से इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारे अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन तुम्हारे कौन से है, वो तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करोगे। इतनी सिंपल सी बात आती है, देख ले भाई साहब। तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉलोअप के बारे में बात हो रही है, फॉलोअप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चीफ इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी तो है भाई साहब, उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज थ्रू टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान्स फ्रॉम द पास्ट ऑडिट। लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की। अब देख ले इंटरनल ऑडिटर का रोल कैसे होता है, तो इसको ना याद रख सकता है सिर्फ फॉर्मेट में, मतलब सिर्फ वो तुम्हारे प्रोसीजर में, पूरा सीन को समझने की कोशिश कर, एक लाइन में, एक प्रोसेस में समझने की
कोशिश कर, फिर तो इसको याद रखने की तेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी ये जो प्रीवियस जो ऑडिट के इश्यूज़ है ना, प्रायर ऑडिट के इश्यूज़ है ना, उसको तुझे देखने के लिए उसको उसको देखने के लिए तेरे पास क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट है, ठीक है। उसको देखने के लिए तेरे पास क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट है। उसको ट्रैक करने के लिए, पूरा चीज़ चेक करने के लिए तेरे पास क्या है, एक्शन टेकन रिपोर्ट है। तो अगर तेरे पास एक्शन टेकन रिपोर्ट है ना, तो क्या कर ले, पीरियोडिकली जाके वहाँ पे फॉलोअप ले ले कि कौन सी चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, कौन सी चीज़ के ऊपर एक्शन लिया है एंड कौन सी चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया है। तो जहाँ जहाँ पे ऑडिटी ने करेक्टिव एक्शन लिया है ना, तो वो सारी बढ़िया बढ़िया सी बातें आती है। लेकिन जहाँ पे करेक्टिव एक्शन नहीं लिया है ना, वो तुम्हारे अभी भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ है। तो वो जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ है ना, उसको रिपोर्ट करना है तुझे, किसको, मैनेजमेंट एंड TCWG को, ठीक है। उसके बाद में जाके देख कि मैनेजमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया है क्या। तो मैनेजमेंट ने टेक फॉलोअप एक्शंस, मैनेजमेंट ने फॉलोअप एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। तो मैनेजमेंट के पास में तुम्हारे पास 3 सिनेरियो आते हैं। एक तो मैनेजमेंट ने क्या किया है, मैनेजमेंट ने देखा ही नहीं है, डजंट रिस्पॉन्ड, मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। तो मैनेजमेंट ने अगर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है ना, तो हो सकता है कि उसने देखा नहीं है। तो उसको क्या कर ले, फिर से एक बार क्या कर ले, ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन, उसके अटेंशन में ला के रख दे कि अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है ना, तो हो सकता है कि उसने देखा नहीं है, तो उसके अटेंशन में ला के रख दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने मैनेजमेंट डजंट इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन, उसने रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है ना, तो जाके उससे पूछ, क्योंकि वही बता सकता है। सीक एन एक्सप्लेनेशन कि भाई साहब तूने रिकमेंडेशन को क्यों इम्प्लीमेंट किया नहीं किया है। हो सकता है कुछ वैलिड रीज़न रहेंगे, या फिर कुछ रीज़न ऐसे वैलिड नहीं होंगे। जो भी होता है ना, तुझे देखना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर वो एक्सेप्ट करता है ना, तो भाई साहब शाबाश, मैनेजमेंट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन एंड टेक्स एक्शन। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, फिर भी तुझे पीरियोडिकली क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रेस चेक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे तुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन कुछ होते हैं, तो मैनेजमेंट को तुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देख भाई, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक रहेगा तुम्हारा मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स, मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट्स रिकमेंडेशन, वर्डिंग क्या है वहाँ पे एक्चुअल में, एक्सेप्ट्स रिकमेंडेशन एंड टेक्स एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तुझे क्या करना पड़ेगा, periodically रिव्यू द प्रोसेस, प्रोग्रेस, सॉरी, रिव्यू द प्रोग्रेस। एंड उसके साथ उसके बाद में तुमने क्या करना है, रिपोर्ट अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन, ठीक है। अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन, तो सबसे पहले क्या करेगा, एक्शन एक्शन टेकन रिपोर्ट रहेगा इसके पास, क्यों, उसको ट्रैक वगैरह करना है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट रहेगा। उसके बाद इसमें क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन जो ऑडिट ने लिए है उसको चेक करेगा। एंड जो पेंडिंग इश्यूज है ना, आउटस्टैंडिंग इश्यूज है ना, उसको मैनेजमेंट TCWG को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद में मैनेजमेंट ने फॉलोअप एक्शन लिए कि नहीं, उसको चेक करेगा। मैनेजमेंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन। अगर अगर एक्सेप्ट नहीं करता है रिकमेंडेशन, तो एक्सप्लेनेशन देख ले। अगर एक्सेप्ट करता है रिकमेंडेशन एंड टेक्स एक्शन, तो पीरियोडिकली रिव्यू कर दे प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट कर दे अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन। ये है तेरा फॉलो अप, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, तेरा फॉलो अप, रिव्यू, रिव्यू नहीं है, फॉलो अप। ठीक है भाई, अब तेरा आखिरी वाला क्वेश्चन बचता है, आखिरी वाला ऑडिट ट्रेल का कंसेप्ट बचता है, आखिरी कंसेप्ट है। उसके बाद में तेरा इंटरनल ऑडिट चैप्टर खत्म होता है। ये से 610 उसके बाद में हम देखेंगे, वो बहुत छोटा सा ऐसे, उसमें कुछ ज़्यादा मतलब है, थोड़ा सा अच्छा है ऐसे है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस चैप्टर में से यही चीज़, एक चीज़ बची है, ऑडिट ट्रेल करके, ठीक है। तो अब समझते हैं ऑडिट ट्रेल को, ठीक है दोस्त। ऑडिट ट्रेल वाला कंसेप्ट है ना, ये ऑडिट ट्रेल वाला कंसेप्ट मतलब बहुत पहले से है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था। वो अभी
2020 में शायद से मैं अप्रैल 21 से ना IMCA का एक नोटिफिकेशन आया था। वहाँ पे उसने बोल दिया कि जो कंपनीज है ना उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले ये समझो, जबकि ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको उसके बाद में तुम्हारे सिलेबस में ऐड हो गया। तो सबसे पहले समझो कि ऑडिट ट्रेल क्या कंसेप्ट होता है। जैसे कि हमारे पास है ना, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं। अभी मान लीजिए कि तुम्हारे पास फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में ना तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक क्या करता है, एक इन्वॉइस एंटर करता है, एक उसको अप्रूव करता है, फिर ठीक है, और एक बंदा है जो कैशियर है, फिर और एक बंदा है जो फाइनेंस मैनेजर है, और एक बंदा है एचओडी है, फिर और एक बंदा है जो क्या करता है, पेरोल वाली चीज़ करता है, और एक बंदा है जो क्या करता है, पेमेंट प्रोसेस, ठीक है, कैशियर है तुम्हारे पास, पेमेंट प्रोसेस करता है, रिसीट करता है। तो ये ना अलग अलग लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे जो लोग हैं ना, ये अलग अलग लोग हैं। अभी अगर एक डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग हैं एंड अगर उनको अकाउंटिंग करना है, अभी मान लीजिए कि अकाउंटिंग करना है, तो इनको है ना एक्सेस देना पड़ेगा। तो इनको वही एक्सेस देना पड़ेगा जो इनका काम है, ठीक है। जैसे कि मान ले कि ये जो इनवॉइस है ना, इसको कौन करता है, अकाउंटेंट अप्रूव करता है। अकाउंटेंट 1 अप्रूव करता है एंड सॉरी बनाता है, एंड अप्रूव कौन करता है, उसको अकाउंटेंट 2 अप्रूव करता है, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं ना, तो इनको अलग अलग एक्सेस देना चाहिए, इनको अलग अलग अपना अपना आईडी, यूज़र आईडी देना चाहिए। इनको अपना अपना यूज़र आईडी देगा, वो आएगा उसके पीसी पे बैठेगा, उसका लॉगिन करेगा, एंड वो जो भी काम करेगा ना, वो यूज़र आईडी के अगेंस्ट सेव होता जाएगा। मतलब वो जो भी करेगा, अभी मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया है, इसने क्या किया है, इनवॉइस अपलोड किया है। तो इनवॉइस अपलोड किया ना, तो वैसे ही वो सिस्टम में आ गया कि इनवॉइस सबमिट किया है। तो इनवॉइस सबमिट किया है तो कब किया है, तो उसका डेट आएगा, उसका सबसे पहले डेट आएगा। मान लीजिए कि 10/10/2025 आ गया। फिर वो क्या करेगा, टाइम आएगा। कब आएगा, तेरा 2:05 के ऊपर उसने क्या किया है, उसने अपलोड कर दिया। फिर इसके पास आएगा अप्रूव करने के लिए। अभी मान लीजिए कि इसने 11/10 को अप्रूव कर दिया। इसने कब किया है, इसने सुबह के 10:10 के ऊपर उसने क्या किया है, उसको अप्रूव किया है। तो ये जो चीज़ है ना उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, इसको सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इनवॉइस में जो अमाउंट है ना, इसने 10,000 किया है, अगर अप्रूव करने वाले ने ना उसको चेंज करके 10,500 किया है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, उसको रेक्टिफाई किया या फिर करेक्ट किया है। अभी मान लीजिए कि इसने जो किया है ना रेक्टिफाई, वो फिर से गलत हो गया, तो इसने है ना उसको बाद में अपडेट किया। अभी या फिर मान लीजिए कि मैनेजर है ना ये जो फाइनेंस मैनेजर है ना, इसने उसको बाद में फिर जाके अपडेट कर दिया। इसने अपडेट कर दिया 10,250 में, ठीक है। एंड फिर वो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, मान लीजिए, तो ये चोरी ने क्या किया, उसको डिलीट ही कर दिया। तो अभी ये जो प्रोसेस है ना पूरा, अब अगर वो डिलीट हो चुका है ना, तो भाई साहब सिस्टम में है ही नहीं है। सिस्टम में पूरा जीरो से सब कुछ गायब ही हो गया एकदम से। तो भाई साहब ये तो सिस्टम को समझना चाहिए कि था ऐसा कुछ, इनवॉइस था भी, उसको अपलोड भी किया था, उसको अप्रूव भी किया था, उसमें चेंज भी हुआ था, अपडेट भी किया था, एंड बाद में उसको डिलीट किया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस सिस्टम को समझने के लिए जो चीज़ आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिट ट्रेल। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिट ट्रेल, ठीक है। ताकि अगर कोई भी अमाउंट चेंज करेगा, कोई भी चीज़ चेंज करेगा ना, तो वो सिस्टम में रिकॉर्ड होनी चाहिए कि किसने किया, किस बंदे ने किया है, क्या डेट पे किया है, क्या टाइम पे किया है, क्या अमाउंट को चेंज किया है, क्या एक्चुअल में चेंज क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो तुम्हारा जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर रहेगा, सैप रहेगा, टैली रहेगा, जो भी चीज़ है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये बात आती है इसके बारे में ऑडिट ट्रेल बात करता है। अभी जाके देख एक बार क्या बात आती है ऑडिट ट्रेल, जिसको हम ऑडिट लॉग से भी पहचानते हैं, ठीक है। ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग, एक क्या है तुम्हारा, विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस एनेबलिंग वन टू ट्रेस द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स बैक टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स।
विजिबल ट्रेल है मतलब तू क्या कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, उसको देख सकता है एंड उसको ट्रेस कर सकता है। ट्रेस कहाँ पे करेगा, उसके ओरिजिनल सोर्स तक। मतलब अगर अगर मैं जाके देखूँ कि ये जो अभी मान लीजिए डिलीट करने से पहले यहाँ पे 10,250 तक हम पहुंचे डिलीट करने से पहले, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पूरा ट्रेस कर सकता हूँ कि अच्छा ये 10 to 50 किसने किया है, फाइनेंस मैनेजर ने किया है, कब किया है, कौन से टाइम पे किया है, कौन से दिन किया है, फिर उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले इसको अकाउंटेंट टू ने अप्रूव किया था, कब किया था, कौन से दिन पे किया था, क्या टाइम पे किया था, क्या अमाउंट उसने चेंज किए है, क्या उसने मॉडिफिकेशन क्या की है, उससे पहले किसने किया था अपलोड, अकाउंटेंट वन ने किया था, उसने कब किया था, क्या सोर्स, क्या बेसिस था, ये सारी चीज़ मुझे ट्रेस करते आनी चाहिए। तो यही तुम्हारा डेफिनेशन है, ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग इज अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस एनेबलिंग वन टू ट्रेस द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन तुम्हारा स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट बैक टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स। ठीक है, तो ऑडिट ट्रेल आर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इसने, chronological record of changes that have been made to the data. Any change to the data including creating new data, updating or deleting data must be recorded. तो ऑडिट ट्रेल इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, मतलब जैसे जैसे हमने देखा क्रोनोलॉजी में पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ऐसा पूरा क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेगा। उसमें तुम जब वो ट्रेल इनवॉइस, मान लीजिए कि ये जो इनवॉइस है ना, उसको तुम ओपन करोगे, वहाँ पे जाके तुम ऑडिट ट्रेल में जाओगे, तो वहाँ पे तुमको समझेगा कि पहले क्या हुआ था, किसने अपलोड किया था, क्या डेट पे, क्या टाइम पे, क्या क्या अमाउंट था, एंड पूरा वो चेंज होते होते एंड तक क्या पहुंचा है ना, वो पूरा चीज़ तुमको दिख जाएगा कि क्या अमाउंट चेंज किया है, कैसे किया है, ये सारी चीज़ें तुमको दिख जाएगी। तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, उसमें तुमने अगर नया डेटा क्रिएट किया है या फिर पुराना डेटा अपडेट किया है या फिर डेटा को डिलीट किया है ना, ये सारी चीज़ें एनी चेंजेस टू द डेटा, वो क्या होना चाहिए, एनी चेंजेस टू द डेटा मस्ट बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या कैप्चर होता है इसमें, इन्फॉर्मेशन कैप्चर क्या होता है तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक बात करी टाइम स्टैम्प के बारे में, व्हेन द चेंजेस वर मेड, दैट इज डेट एंड टाइम, ये तो हमने बात करी कि कौन से दिन किया है, कौन से टाइम पे किया है, तो व्हेन द चेंजेस वर मेड। उसके बाद में हु मेड द चेंजेस मतलब कि अकाउंटेंट वन, अकाउंटेंट टू, फाइनेंस मैनेजर, एचओडी, तो यहाँ पे इनके यूजर आईडी रहते हैं। ठीक है, उनका स्पेसिफिक यूजर आईडी रहता है, उसके हिसाब से हु मेड द चेंजेस, किसने चेंजेस किए हैं, एंड व्हाट डेटा वाज चेंज, उसने क्या चेंज किया है। जैसे हमारे एग्जांपल में उसने अमाउंट चेंज किया था, हो सकता है किसी ने डेट चेंज किया है, हो सकता है किसी ने पार्टी चेंज किया है, हो सकता है किसी ने पार्टी का पैन चेंज किया है, हो सकता है किसी ने पार्टी का जीएसटी नंबर चेंज किया है, जो भी उसने चेंज किया है ना, जो भी डेटा वो जो चेंज किया है ना, वो कौन सा डेटा चेंज किया है, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम, जिसको हम बोलेंगे कि व्हेन चेंजेस वर मेड। दूसरा हु मेड द चेंजेस, किसने चेंजेस किए हैं एंड क्या चेंजेस किए हैं, कौन से डेटा में चेंज किए हैं, व्हाट डेटा वो चेंज। एंड इसके बाद में एक पॉइंट आता है तुम्हारा सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर का पॉइंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। अभी मान लीजिए कि जो जो ये चोड़ी है ना, इसने क्या किया था, डिलीट करने की कोशिश करी थी, उसने डिलीट करने की कोशिश करी थी, लेकिन एक्चुअल में डिलीट हुआ नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्या डिलीट नहीं होगा, हाँ। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा जो टाइम जाता है ना, तो तुम क्या करते हो, लास्ट मंथ को लॉक कर देते हो। तो लास्ट मंथ को अगर तुमने लॉक कर दिया, एक बार तुम्हारा अकाउंटिंग कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद में तुम उसमें कुछ चेंज वगैरह कर नहीं सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसा होता है, बट उसने कोशिश करी है ना, तो ट्रेल में ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने कोशिश करी थी, इसने इस चीज़ को डिलीट करने की कोशिश करी थी, ताकि भाई जब कोई आएगा ना, उसको देख के समझना चाहिए कि भाई साहब इसने कोशिश करी थी, इसने देखा था डिलीट होता है क्या, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं था। तो भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ये तुमको समझने के लिए ये जो चीज़ है ना, सक्सेस और फेलियर, उसको भी रिकॉर्ड करना आना चाहिए ऑडिट ट्रेल को। तो ऑडिट ट्रेल ने ये भी बताना चाहिए कि भाई साहब सक्सेस हुआ है कि फेल हुआ है। तो एक्चुअल में ये तो चौथा पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा, ये फोर्थ नंबर का पॉइंट होना चाहिए, बट ठीक है, ये फोर्थ नंबर का पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं इसको 1 2 3 नंबरिंग कर दूँ ना, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ नंबर का पॉइंट होना चाहिए, बट कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई इतना सीन नहीं है। ठीक है, तो चेंजेस किसने कब किए, किसने किए हैं, कब किए हैं, एंड क्या चेंज किया है, उसके बाद में वो सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ, इसके बारे में भी तुम क्या करेगा, ऑडिट ट्रेल सारा इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। अच्छा जी, अभी ऑडिट ट्रेल है ना, ऑडिट ट्रेल कहाँ पे तुम लगाओगे, एनेबल एट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेवल। ठीक है, तो ये देखो, ये भी ये मैंडेटरी है, जो 2020 या 21 जो भी है ना, वहाँ से वो एमसीए ने क्या किया है, उन्होंने नोटिफिकेशन लाके उसको मैंडेटरी कर दिया है कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ना अकाउंटिंग का, उससे एमसीए को भी समझना चाहिए कि भाई साहब किसने क्या डेटा में चेंज किया है, क्या क्या चीज़ हुए थे, किसने अपलोड किया है, किसने अप्रूव किया है, किसने क्या चेंज किया है। तो उन्होंने भी क्या किया है, ऑडिट ट्रेल को क्या कर रहा है यहाँ पे
एनेबल करने के लिए उन्होंने बोला है। अभी यही चीज़ आती है जो तुमको ऑडिट रिपोर्ट में भी एक जगह पे बात आती है। तुम जाके देखो कि ऑडिट रिपोर्ट में तो तुम्हारा जो रिपोर्टिंग का चैप्टर है ना, वहाँ पे एक जगह पे तुमको जो चीज़ आती है कि ऑडिट ट्रेल के ऊपर भी तुमको क्या करना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है कि ऑडिट ट्रेल जो था ना वो ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा अच्छे से वर्कआउट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अभी ऑडिटर को भी जिम्मेदारी मिल गई है कि ऑडिट ट्रेल अगर कंपनी ने मेंटेन करना है ना, तो ऑडिटर ने उसको चेक भी करना है कि कंपनी का पूरे साल में ऑडिट ट्रेल अच्छे से मेंटेन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ऑडिटर की भी जिम्मेदारी बढ़ती है। कौन से ऑडिटर की बात कर रहा हूँ मैं? एक्सटर्नल ऑडिटर की, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा हूँ मैं। उसको भी चेक करना होता है कि पूरे साल में ऑडिट ट्रेल मेंटेन करी है कि नहीं करी है। ठीक है, रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में जाओ, वहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि ये ऑडिट ट्रेल के बारे में वहाँ पे बात होती है किधर। तो ठीक है, audit trail needs to enable at accounting software level to demonstrate audit trail feature was functional, operated and was not disabled. Company would have to design and implement specific internal control, predominantly IT control, which in turn would be evaluated by the auditor as appropriate. ठीक है, तो तुमको ये समझाने के लिए, तुमको ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट को कि भाई साहब देखो, ऑडिट ट्रेल का फीचर जो है ना हमारा फंक्शनल था, ऑपरेट करता था, एंड इसको हमने बीच में कभी भी डिसेबल नहीं किया है। नहीं तो कंपनी को अगर फ्रॉड करना है ना, वो क्या करेगा, एक दिन जाएगा उसको डिसेबल करेगा एंड उस दिन सारा चेंजेस कर देगा, फिर अगले दिन उसको अनेबल करेगा एंड उसके बाद में सारा चीज़ अच्छे से हो रहा है ऑपरेट। तो ये फंक्शनल था, ऑपरेटेड था एंड इसको बीच में डिसेबल नहीं किया है। इसको तुमको बताने के लिए गवर्नमेंट को, इसको तुमको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तुम क्या करो, तुम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करो स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल, प्रीडोमिनेंटली आईटी कंट्रोल, विच इन टर्न वुड बी इवेल्युएटेड बाय द ऑडिटर। और वो कंट्रोल कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा एज अप्रोप्रिएट। तो ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें अभी तक हमने देखे ना, ऑडिट ट्रेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, ऑडिट ट्रेल और एडिट लॉग इज अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस, जहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ट्रेस करते हो पूरा ट्रांजेक्शन, पूरा इन्फॉर्मेशन ट्रेस करते हो जहाँ से वो ऑप्टेन हुआ, मतलब उसके सोर्स तक तुम क्या कर सकते हो, उसको रिपोर्ट्स बैक टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स। तो जहाँ से वो इनपुट आया है ना, वहाँ तक तुम क्या कर सकते हो, उसको ट्रेस कर सकते हो पूरा। फिर ऑडिट ट्रेल आर क्रोनोलॉजिकल records of changes that have made to the data, any change to the data इंक्लूडिंग क्रिएटिंग न्यू डेटा, अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा, उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैप्चर क्या होनी चाहिए तुम्हारा, किसने चेंज किया है, कब चेंज किया है, उसका डेट एंड टाइम, फिर तुम्हारा क्या चेंज किया है, कौन सा डेटा चेंज किया है एंड वो सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ। फिर ये जो ऑडिट ट्रेल है ना, उसको कहाँ पे तुमने क्या करना है, एनेबल करना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेवल पे। एंड टू demonstrate that audit trail feature was functional, operated and was not disabled, कंपनी ने क्या करने हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करने कुछ इंटरनल कंट्रोल, स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल, प्रीडोमिनेंटली आईटी कंट्रोल, विच इन टर्न वुड बी इवेल्युएटेड बाय ऑडिटर। वो कंट्रोल को ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। तो अभी जो कंट्रोल जो लगाने हैं ना, उसने ये समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए, जो हमारा ऑडिट ट्रेल का फीचर था ना, फंक्शनल था, ऑपरेटेड था एंड डिसेबल नहीं किया है हमने, ये दिखाने के लिए जो तुमने कंट्रोल लगाए हैं ना, वो कंट्रोल के बारे में हम नीचे बात करेंगे। इंटरनल कंट्रोल फॉर द ऑडिट ट्रेल, समझा क्या तुमको? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑडिट ट्रेल फीचर वॉज फंक्शनल, ऑपरेटेड एंड वॉज नॉट डिसेबल, कंपनी क्या करेगी, डिजाइन इंप्लीमेंट करेगी इंटरनल, स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल, प्रीडोमिनेंटली आईटी कंट्रोल, विच इन टर्न वुड बी इवेल्युएटेड बाय द ऑडिटर एज अप्रोप्रिएट। एंड ये कौन से कंट्रोल है तुमको नीचे समझ में आ जाते हैं। तो सजेस्ट द लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच मे बी रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑडिट ट्रेल फीचर वॉज फंक्शनल, ऑपरेटेड एंड वॉज नॉट डिसेबल्ड। देखो, एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश क्वेश्चन पूछा है इन्होंने May 24 में, क्योंकि है तो इम्पोर्टेंट, बढ़िया सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसके जो आंसर्स है ना, इसके आंसर तुमने बहुत ही आसान शब्दों में स्टार्ट करने हैं। कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट, कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट, कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट, कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट, कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट। क्योंकि बात किसके हो रही है, बात हो रही है इंटरनल कंट्रोल फॉर द ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट, इससे तुमने क्या करनी है, इस आंसर की शुरुआत करनी है। क्योंकि भाई साहब बात किसकी हो रही है, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट ट्रेल के रिलेटेड। तो तुमने कंट्रोल्स कौन से लगाने हैं, कंट्रोल्स ऐसे लगाओ जिससे तुमको इंश्योर हो जाए। क्या क्या है देखो, पहले पढ़ो, क्या क्या इंश्योर हो जाए तुमको, इंश्योर हो जाए कि ऑडिट ट्रेल का फीचर जो है ना, उसको डिसेबल या फिर डीएक्टिवेटेड नहीं किया था, उसको जो है ना पूरे साल में उस ऑडिट ट्रेल के फीचर को डिसेबल नहीं किया था या फिर डीएक्टिवेट नहीं किया था। इसके ऊपर के जो कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट, कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट कि ऑडिट ट्रेल का फीचर है उसको डिसेबल नहीं किया था या फिर डीएक्टिवेट नहीं किया था। ठीक है,
कंट्रोल टू इंश्योर दैट जो यूजर आईडी है ना उसको शेयर नहीं किया है। मतलब क्या हो सकता है कि अकाउंटेंट 1 ने क्या किया है, अकाउंटेंट 1 का यूजर आईडी एंड पासवर्ड है ना वो अकाउंटेंट 2 को पता है, अकाउंटेंट 2 का यूजर आईडी पासवर्ड जो है ना वो फाइनेंस मैनेजर को पता है या फिर एचओडी को पता है। तो ऐसा हो सकता है। तो भाई साहब ऐसे कंट्रोल लगाओ तुम जहाँ से ये इंश्योर हो जाए कि यूजर आईडी जो है ना, एक तो यूजर आईडी आर असाइन टू द ईच इंडिविजुअल, वो हर इंडिविजुअल को अलग अलग यूजर आईडी है उसके पास, एंड दैट यूजर आईडी आर नॉट शेयर्ड, वो यूजर आईडी है ना एक दूसरे को नहीं पता है। इसके ऊपर तुम क्या कर लो, कंट्रोल लगा दो। फिर कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल आर ऑथराइज्ड एंड द लॉग्स ऑफ सच चेंजेस आर मेंटेन्ड। Changes to the configuration of the audit trail are authorized and the logs of such changes are maintained। तो एक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तुम्हारा जो सेटिंग है ना वो सेटिंग जो है ना वो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर उसको अगर चेंज किया है ना, उसको अगर किसी ने चेंज किया ना तो वो ऑथराइज है। मतलब मान लीजिए कि कौन चेंज करेगा, आईटी का बंदा वगैरह जो बंदा हो वहाँ पे है ना वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो वो जो बंदा है ना उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब उसके पास उसको एक्सेस होना चाहिए कि सिर्फ वही बंदा क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एंड वो जो चेंजेस है ना उसने जो भी किए हैं ना उसको ऑथराइज चेंजेस होने चाहिए एंड उसके भी लॉग्स क्या होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि उसने क्या किया है, साल में 3 बार उसको चेंज किया है कॉन्फ़िगरेशन को, तो भाई साहब कब चेंज किया है उसका भी लॉग तुम मेंटेन करो कि इसने इस दिन चेंज किया है, क्या चेंज किया है, कब चेंज किया है, क्या टाइम पे चेंज किया है। तो वो साल के तीनों चेंजेस तुम क्या करो, उसका भी लॉग मेंटेन कर लो, ठीक है। तो क्या बात आती है, चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल आर ऑथराइज, वो ऑथराइज होने चाहिए। इसके रिलेवेंट कंट्रोल होने चाहिए तुम्हारे पास। क्या बात हो रही है, इंटरनल कंट्रोल फॉर द ऑडिट ट्रेल। तो कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट द चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑडिट ट्रेल आर ऑथराइज एंड लॉग्स ऑफ सच चेंजेस आर मेंटेन्ड। उसके बाद में एक्सेस टू द ऑडिट ट्रेल एंड बैकअप्स इज डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड। मतलब ये जो ऑडिट ट्रेल का जो सीन है ना, जो हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो इनवॉइस था ना उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जाके ऑडिट ट्रेल देखेंगे कि भाई साहब इसको किसने किसने चेंज किया है। इसका एक्सेस भी सबके पास नहीं होना चाहिए, इसका एक्सेस भी रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या फिर डिसेबल्ड होना चाहिए। मतलब उसको सबने नहीं चेक करना है। हो सकता है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट वगैरह चेक करे, TCWJ चेक करे, बोर्ड चेक करे या फिर तुम्हारा CFO वगैरह चेक करे। तो इसका जो एक्सेस है ना, इसका ऑडिट ट्रेल का भी एक्सेस है ना वो भी रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या फिर डिसेबल्ड होना चाहिए। एंड एक्सेस लॉग्स वेयर वेन एवर द ऑडिट ट्रेल हैव बीन एक्सेस्ड आर मेंटेन्ड। और जो तुमने एक्सेस किया ना, फॉर एग्जांपल अगर CFO ने उसको एक्सेस किया है और देखा कि ऑडिट ट्रेल में क्या क्या चीज़ हुई है ना, उसका भी लॉग मेंटेन करने को बोला है। देखो भाई सारी चीज़ें मेंटेन कर लो। मतलब किसी ने एक्सेस किया है ना उसका भी लॉग मेंटेन कर लो, किसी ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे है उसका भी लॉग मेंटेन कर लो। जो तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम है ना उसका तो तुमने करना ही है, उसमें जो जो चेंजेस हो रही है उसका तो करना ही करना है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो उसका भी तुम क्या कर लो, लॉग्स मेंटेन कर लो। अगर वो ऑडिट ट्रेल किसने देखा है ना, उसको किसने एक्सेस किया है ना, उसका भी तुम क्या कर लो, उसका भी लॉग तुम क्या कर लो, मेंटेन कर लो। एंड उसके बाद में पीरियोडिक बैकअप्स ऑफ द ऑडिट ट्रेल्स आर टेकन एंड archived एज पर द स्टैट्यूटरी पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ना 8 साल होंगे। तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना मेंटेन करना होता है, 8 साल ना। तो 7 या 8 साल, 7 या 8 ईयर्स तुम्हारे पास होंगे, 8 ईयर्स ही होंगे, ठीक है। तो 8 साल तक उसको ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करके चलना है तुमने, 8 साल तक, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से बाद में 8 साल तक। आई एम नॉट श्योर 8 साल MCQ वगैरह नहीं आएगा इसके ऊपर, लेकिन मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि जो स्टैट्यूटरी जो उन्होंने बोला है ना, एक्ट ने जितना बोला है ना उसके हिसाब से तुमने क्या करना है, उस बैकअप को मेंटेन करके चलना है, पीरियोडिक बैकअप ऑफ ऑडिट ट्रेल आर टेकन। तो उसका बैकअप ले लो तुम एंड उसको अर्काइव करके रख दो जितना भी तुमको ज़रूरत है एक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो देख भाई साहब तेरे पास क्या क्या चीज़ें है, सबसे पहले ये कंट्रोल क्या क्या होने चाहिए तेरे पास। तो कंट्रोल ये होने चाहिए कि तेरे कंट्रोल ने इंश्योर करने हैं कुछ कुछ चीज़ें। क्या, ऑडिट ट्रेल है ना उसका जो फीचर है ना उसको डिसेबल नहीं किया था, डीएक्टिवेट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, यूज़र आईडी है ना उसको हर इंडिविजुअल बंदे को उसने क्या किया है, असाइन किए हैं एंड उन्होंने शेयर नहीं करे हैं, इसके ऊपर भी कंट्रोल होने चाहिए तुम्हारे पास। फिर हमने बात करी चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल, वो ऑथराइज होने चाहिए एंड उसका भी लॉग्स मेंटेन होना चाहिए। फिर हमने बात करी एक्सेस जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या फिर डिसेबल होना चाहिए एंड उसके भी लॉग्स, अगर तुमने एक्सेस किया है ना ऑडिट ट्रेल को तो उसके भी लॉग्स तुमने क्या करने हैं, मेंटेन करके चलने हैं। एंड बैकअप जो है ना, बैकअप लेते रहो एंड उसको आर्काइव करके रख दो जब तक कि तुम्हारा वो पीरियड खत्म नहीं होता है। सर तो इसको याद करा हो,
याद कराओ। याद कराने के लिए देखो मेरे पास कुछ इतना इतना ऐसा बढ़िया सी चीज़ नहीं है, लेकिन तुम ऐसा बोल सकते हो कि ऑडिट ट्रेल है ना, उसको मैं आपको डिस्क्राइब करा सकता हूँ। डिस्क्राइब कैसे करवाऊँगा? DSCRB, मैं आपको क्या करूँगा? डिस्क्राइब कराऊँगा। DSCRB, ठीक है। देख ले भाई, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। कोशिश करूंगा पूरी। डिस्क्राइब डिस्क्राइब क्या है तेरा? डिस्क्राइब में तेरा सबसे पहले डी है। डी से क्या है तेरा? डी से क्या है तेरा? डिसेबल, डिसेबल्ड या फिर डीएक्टिवेटेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पेन चेंज करते हैं। डिसेबल्ड और डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड किसको? ऑडिट ट्रेल के फीचर को। सारी बातें तो ऑडिट ट्रेल की हो रही है, तो फीचर को, तो फीचर को है ना तुमने डिसेबल या फिर डीएक्टिवेट नहीं किया है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में क्या है? शेयरिंग। शेयर नहीं किया है तुमने। क्या शेयर नहीं किया है? तुम्हारे यूज़र आईडी। यूज़र आईडी जो है ना वो शेयर नहीं करे हैं, एंड यूज़र आईडी जो है ना इंडिविजुअल लोगों को अलोकेट किए है, इसको तुमको इंश्योर करना पड़ेगा। फिर क्या बात आती है? फिर बात आती है चेंजेस। चेंजेस किस में? कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? सेटिंग वगैरह। उसमें चेंजेस जो कि है ना वो ऑथराइज होने चाहिए, एंड उसके भी लॉग्स मेंटेन करना है तुमने। लॉग्स उसके भी तुमने क्या करना है? मेंटेन करने हैं। फिर आर से क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड और डिसेबल्ड। क्या रेस्ट्रिक्ट डिसेबल करना है तुमने? एक्सेस। एक्सेस को तुमने रेस्ट्रिक्ट या डिसेबल करना है, एंड उसके भी लॉग्स तुमने मेंटेन करने हैं कि किसने किसने एक्सेस किया था ऑडिट ट्रेल को। एंड फिर तुम्हारा क्या है? आखिरी में क्या है? बैकअप। बैकअप जो है ना वो पीरियोडिक बैकअप तुमने लेना है, एंड उसको तुमने क्या करना है? उसको तुमने आर्काइव करके तुमने क्या करना है? मेंटेन करके चलना है जब तक तुम्हारा स्टैचूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जब तक तुम्हारा स्टैचूटरी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डिस्क्राइब अगर हो सकता है तो याद रखने की कोशिश करो। डिस्क्राइब क्या है तुम्हारा? डी से क्या है? डिसेबल। डिसेबल या फिर डीएक्टिवेट किया है। क्या डीएक्टिवेट किया है? ऑडिट ट्रेल के फीचर को। फिर क्या है? यस। यस से तुमने शेयर नहीं करना है। शेयर क्या नहीं करना है? शेयर नहीं करना है तुम्हारे यूज़र आईडी, एंड यूज़र आईडी जो है ना वो इंडिविजुअल लोगों को असाइन होने चाहिए, हर एक को असाइन होने चाहिए। फिर क्या आता है तुम्हारा? सी डिस्क्राइब में क्या है? उसके बाद डीएससी। सी में तुमने क्या देखना है? चेंजेस। चेंजेस जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस अगर होते हैं तो वो ऑथराइज होने चाहिए, एंड उसको भी तुमने क्या, उसका भी लॉग्स जो है ना वो मेंटेन करके चलना है। फिर रेस्ट्रिक्टेड। आर से क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। एक्सेस जो है ना रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या फिर डिसेबल्ड होना चाहिए, एंड वो जिसने जिसने एक्सेस करा है ना उसका तुम क्या कर लो? उसका भी लॉग्स मेंटेन करके रख लो, एंड बैकअप जो है ना वो तुमने लेते रहना है, एंड आर्काइव जो है ना उसको मेंटेन करना है तुमने जब तक कि स्टैचूटरी का रिक्वायरमेंट है। स्टैचूटरी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरनल ऑडिट का चैप्टर जो है ना वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम जैसे 610 करेंगे, उसके बाद में ही हम क्या करेंगे? उसके बाद में ही हम पूरे क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड हम उसका पूरा रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब कुछ देख लेंगे। तो अभी हमारा हो चुका है, यहाँ पे हमारा पूरा सीन हो चुका है। कुछ छोड़ा तो नहीं है ना हमने? नहीं भाई, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, इंटरनल ऑडिट जो है ना, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है। देखो हमारा क्या क्या खत्म हो चुका है। हमने मीनिंग देखा, स्कोप देखा, इंडिपेंडेंस, क्वालिटीज, इंटरनल ऑडिट देखा, इंटरनल ऑडिट एज मैनेजमेंट फंक्शन देखा, स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हुए देखे, रिपोर्ट देखा, ऑडिट का ट्रेल भी अभी हमने देख लिया है। तो हमारा बस ऐसे 610 बचता है। तो अगले वीडियो में ऐसे 610 करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे, एंड बाद में पूरा रिविजन एक साथ ही कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।